आत्मनंदन मास्टर्स। मेरा नाम पूजा हंड्राले है और आज आप सभी का मैं इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज से हम लोग एक 8 दिन का वर्कशॉप शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है महानुभाव शुद्धि साधना। ये कंडक्ट करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर निहाल जैन। मैं थोड़ा डॉक्टर निहाल जैन के बारे में बताना चाहती हूँ। डॉक्टर निहाल जैन ने फॉरेस्ट ऑफिस और कमिश्नर की तरह बहुत सालों तक काम किया। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वो राजस्थान के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वो सर्विस कर रहे थे। और पंचकर्मा में भी वो उसकी उनकी स्पेशलिटी उनको इंटरेस्ट है। ही लव्स नेचर। नेचर बहुत पसंद है, जैसे उनका काम लाइक फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ है, नेचर से जुड़ा हुआ है, तो उनको बहुत पसंद है नेचर में रहना। वो एंजॉय करते हैं नेचर में रहना ज्यादा। और उनके खुद के 3 पिरामिड सेंटर्स है, इंक्लूडिंग जयपुर एंड उदयपुर। अ, तो लेट्स वेलकम डॉक्टर निहाल जैन। और एक पर्सन को मैं आज इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ यहाँ पे। वो है हमारे न्यू एडमिन मेंबर जिग्ना ठक्कर मास्टर। अभी स्टॉप कर देते हैं ये शेयरिंग प्लीज। Mm, just 1 second. Yeah. तो Okay. या और एक पर्सन अभी हमारे इस एडमिन टीम में ज्वाइन किए हैं, वो है जिग्ना ठक्कर मास्टर। शी इज हियर विथ अस। जिग्ना ठक्कर जी रहते हैं मुंबई में एंड शी इज अ हीलर एंड ऑल्सो को फाउंडर ऑफ पीएमसी अफ्रीका। और इन्होंने बहुत सारी मोडालिटीज में उन्होंने लर्न किए हैं। और होपोनोपोनो हीलिंग, पेंडुलम डाउजिंग, मनी रेखी, चक्रा हीलिंग एंड निटिका एंजल्स। इन ये एक मेडिटेशन कोच भी है। तो ये हमारे पीएसएसएम डिवाइन शाइन के एडमिन टीम में शामिल हो चुकी है। वेलकम टू द ग्रुप जिग्ना जी। डॉक्टर निहाल जैन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Thank you. All welcome, everyone. It's a divine shine. So let us shine with divinity. And I heartily welcome. I'm just checking whether I'm audible completely clearly, everyone. यस। Okay. Thank you. So, on Jignazi, welcome to you also. And Thank maybe you so presently you much. are. Thank you. Thank you, Welcome. Pooja ji, for such a wonderful introduction. Thank you so much. थैंक यू Great. जिग्ना Welcome, जी। Nihal ji. Thank you. सो ओवर So, टू यू thank निहाल you, जी। Pooja ji. या Thank you, Pooja ji. Just guide me in between wherever I'm stuck. And so, thank you, friends. It's a great opportunity. Or are we using more Hindi or should we be using English? I was told it's Hindi, हिंदी yeah? हिंदी हिंदी। And everyone. Okay. तो आत्मवंदन सबको प्यार भरा नमस्कार। आज की इस शुरुआत में मैं कुछ विशेष बातों से आपको आमंत्रित करना चाहूंगा कि हम अपनी जीवन यात्रा में सभी लोग अपना स्वस्थ तन चाहते हैं, शांत मन चाहते हैं और आत्मा की शांति चाहते हैं, आत्मा की उन्नति चाहते हैं, आत्मा का बोध चाहते हैं, आत्म भाव में रहना चाहते हैं। हमारे आत्मा के जो गुण हैं, प्रेम, शांति, मैत्री, करुणा, शक्ति, निडरता एंड सो ऑन, वो सभी गुण हमारे जीवन में समाहित हो जाए और जीवन में हमारे आने वाली कोई भी घटनाएं, परिस्थितियां, कोई भी व्यवहार हमारे को, हमारी भीतर की शांति को प्रभावित न कर पाए। एक उद्देश्य के साथ हम चल रहे हैं और ये जो अगले 8 सत्रों में होने वाली मनोभाव शुद्धि साधना है, उसका यही परम उद्देश्य है। तो आज के सत्र को मैं 2 भागों में डिवाइड कर रहा हूँ।
एक पूरे 8 दिन की जो भी क्रिया है, 8 सत्रों की जो ये प्रक्रिया है, इसकी बहुत ही संक्षिप्त चर्चा करना चाहूंगा। कुछ शुरू का समय हम इस इंट्रोडक्शन में लेंगे कि व्हाट इज ऑल दिस प्रोसेस। तो ये क्या हमारी प्रोसेस होगी, उसके ऊपर हमारी चर्चा रहेगी। और फिर ये इसके जो 10 स्टेप्स हैं, तो लास्ट के कुछ स्टेप्स हम प्रैक्टिसिंग जो स्टेप्स है वो हम कंबाइन करेंगे सो दैट वी कैन कंप्लीट इट इन 8 सेशंस। लेकिन पहले जो 6 सत्र हैं वो एक एक वर्च्यू पर आधारित होंगे, और इनका जो उद्देश्य है वो हमारे मन को और हमारे भावों को पूरी तरह से शुद्ध कर दें। इसके लिए हम कुछ फिजिकल, यानी जैसे जहां मैं उदयपुर से बोल रहा हूँ वहां पे हम कुछ फिजिकल प्रैक्टिसेस भी कर रहे हैं, ऑन मतलब ऑफलाइन सेशन भी कर रहे हैं। और मेरे बैकग्राउंड में जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है वो एक इको फ्रेंडली पिरामिड का है। वो पिरामिड सस्टेनेबल मटेरियल से बना हुआ है। वो सभी सस्टेनेबल मटेरियल जो हमें धरती ने दिए हैं, तो ये ग्रास स्ट्रक्चर है, बैम्बू वुड का रूफिंग स्ट्रक्चर है, और प्रोबेबली यूनिक इन इंडिया होगा, शायद यूनिक इन वर्ल्ड होगा, जिसको 0 कार्बन फुटप्रिंट पे बनाया गया है। तो यहाँ पर हम ये प्रक्रिया करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ एक सेकंड। सॉरी, हाँ। तो हम जो यहाँ साधना कर रहे हैं वो साधना की स्थिति बनाने के लिए हम ऐसी जीवन शैली के ऊपर भी काम कर रहे हैं। और आप सबका उदयपुर में आने वाले कार्यक्रमों के लिए स्वागत रहेगा। समय समय पे इसके बारे में मैं फिर बताऊंगा। पर डॉक्टर रितु जैन इज आल्सो कमिंग टू उदयपुर यहाँ। और एक हमारे दूसरे जो अभी पूजा जी ने बताया था कि और भी पिरामिड्स हैं, वहां पर भी हम रह करके ये साधना करेंगे जो प्रकृति की साधना है। और वहां पे हम स्वस्थ जीवन शैली के लिए समग्र रूप से काम करेंगे। आज की जो ये साधना की सीरीज हम शुरू कर रहे हैं, इसका उद्देश्य है कि हम हमारे मन और भावों को इतना शुद्ध कर लें कि हमारी स्थिति एक परम निर्मल स्थिति बन जाए और हम उस ब्रह्म की चर्या में लीन हो जाए। उस सहज स्वाभाविक क्रिया से, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से हम इसको आगे बढ़ेंगे। आ, ये क्रिया सारी एकदम फाउंडेशनल है। दिस इज ए वेरी बेसिक प्रोग्राम। और जैसे मैं हमारे जहन में हम इन चीजों को जानते हैं, जो बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो सभी अ, संस्कारों में, संस्कृतियों में प्रचलित हैं। जैसे हम कॉमनली कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि। हम इस बेसिक फाउंडेशन को जानते हैं कि मैं भी वही ब्रह्म का स्वरूप हूँ, और न केवल मैं ही हूँ, हम सभी उस ब्रह्म का स्वरूप है। सो तत्वमसि, दिस इज वेरी वेरी फंडामेंटली हम इस चीज को बार बार स्वीकार करते हैं, बार बार बात करते हैं इस पर। इसी की गहराई में जाना है। इसी तरह से हम यम नियम की बात करते हैं। ये हमारी फाउंडेशनल प्रोसेस को मानते हैं हम योग प्रक्रिया में। यम और नियमों को एक फाउंडेशन मानते हैं। ये फाउंडेशन स्ट्रांग होने पर हमारी जर्नी ठीक हो जाती है। हम बुद्धिस्ट परंपरा में 8 फोल्ड पाथ की बात करते हैं, वो भी फाउंडेशनल है। और जो 5 जनरल सिद्धांत हम सब जगह सुनते हैं, उसकी भी बात करते हैं। सो वी आर वर्किंग समथिंग विद द फाउंडेशन। हम बिल्कुल फंडामेंटल लेवल पे काम कर रहे हैं, और जो भी घटित होना है वो उसके परिणाम स्वरूप घटित होना है। हम अपने मन पर
फंडामेंटल काम करेंगे, हमारे भावों पर फंडामेंटल काम करेंगे, और हमारा जो ब्रह्म स्वरूप में स्थापित होना है वो उसका रिजल्ट होगा, उसका एक परिणाम होगा. सो वी डू समथिंग, we'll do some actions to get into that result where we become pure, we become निश्चल. हम कुछ कृत्य करेंगे हमारे मन पे, हमारे भावों पर, और उसका परिणाम होगा कि हम हमारे बीइंग स्टेट में, हमारे ब्रह्म रूप में एक्सपीरियंस कर पाएंगे. 5 जो प्रिंसिपल्स हैं, कॉमनली हमारे सभी धर्म परंपराओं में इनकी बात होती है: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य. ये हम इनकी बात करेंगे थोड़ी बहुत. ये प्रोग्राम जो अभी हम कर रहे हैं, जो 8 स्टेप्स का हमारा जो प्रोग्राम है, 8 डेज में जो होने वाला है, वो क्या क्या नहीं है, लेट अस बी क्लियर अबाउट इट. कि वी आर नॉट टॉकिंग एनी मेटाफिजिकल थिंग, वी आर नॉट टॉकिंग एनी फिलोसॉफिकल थिंग. हम कोई भी ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जिसको हमें बिना जाने मानना पड़े. हम जान करके, समझ करके, और फिर उसको हम व्यवहार में ला पाएंगे. ऐसा इस कोर्स की खूबी है. इसमें कोई फिलोसॉफिकल बातें नहीं है, ना कोई हायर वर्ड की बातें हैं जो हमें अभी हमारे अनुभव में नहीं है और उनको हम सुन के या मान के हैं. कोई इमेजिनेशन नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, कोई विजुअलाइजेशन की टेक्निक नहीं है, और किसी चीज को बिना जाने विश्वास करने की या बिलीव करने की जरूरत भी नहीं है. कोई एज्यूम करने की भी जरूरत नहीं है, कोई भी मानने की आवश्यकता नहीं है. एंड इट इज नॉट बुकिश. किसी शास्त्र में लिखा है या किसी ने किसी बड़े स्क्रिप्चर से हमें ऐसा संदेश मिला है, ऐसा भी नहीं है. एंड देन इट इज नॉट सुपरफिशियल एट ऑल. इट विल कम फ्रॉम योर्स विद इन. ये है क्या? तो ये हमारे व्यवहार जनित चीज है. हमारे व्यवहार के रूप में हमें इसको देखना है. इट इज एक्शन ओरिएंटेड. इसके ऊपर हमें कुछ एक्शन लेना है. ये अनुभव जनित ज्ञान पर आधारित है. ये हमारी ऑप्शन है. हम जो करें उसके लिए हमारे पास पूरी स्वतंत्रता है कि हम वो एक्शन करें या ना करें, जब तक हम कन्विंस ना हो. इट इज टोटली इन आवर कंट्रोल. हम जो भी करेंगे इस साधना में, वो हमारे ही कंट्रोल में है. बाय प्रैक्टिस हम करेंगे, प्रैक्टिकल अप्रोच से है, और हमें वही प्रैक्टिस करना है जो हम हैं. हम जो हमारे व्यवहार में रूप में समझ पाए, जैसा हम हैं, जैसे हम नेचुरल हैं. और जब हम वर्तमान परिस्थितियों में होते हैं, वर्तमान के भाव में होते हैं, प्रेजेंट में होते हैं, तब कवर करनी है. हम जब वर्तमान के भाव में नहीं होते हैं, वो भी हमें समझ में आएगा इस प्रक्रिया में. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स अबाउट दिस कोर्स. सो व्हाट यू आर, हम क्या हैं? हम सहज, स्वाभाविक, प्राकृतिक स्टेट ऑफ बीइंग में जब भी होते हैं, उसी प्रक्रिया को हमें प्राप्त करना है. बियॉन्ड द स्टेट ऑफ डूइंग, बट पाथ स्टार्ट फ्रॉम डूइंग. हम अपने एक्शन के परिणाम स्वरूप जिस स्थिति में घटित हो पाते हैं, उस स्थिति में हमें पहुंचना है, वही हमें होना है. लेकिन वो एक हमारे कुछ एक्शंस का परिणाम है. हमें कुछ करना होता है. वी डू समथिंग टू बिकम समथिंग. देन व्हेन वी बिकम समथिंग, वी गेट इनटू द बीइंगनेस. द लॉट ऑफ थिंग्स ड्रॉ अस बैक टू द संसार. संसार से फिर वापस हम बीइंग स्टेट में जाने के लिए हम वापस कुछ करते हैं. सो वी डू समथिंग टू बिकम समथिंग, देन वी गेट बैक टू और ओरिजिनल नॉर्मल सांसारिक स्थिति में आते हैं. फिर वहां से हम फिर कुछ करते हैं. सो इट इज ए गेम ऑफ टू बी. सो वी डू समथिंग टू बिकम समथिंग, देन वी डू समथिंग टू बिकम समथिंग, वी गेट बैक एंड सो दिस इज द प्रैक्टिस. एंड we can realize this practice very easily by doing it. यही हमारी साधना है और यही है हमारा गोल. क्या है कि हम इटर्नल हैप्पीनेस को देखना चाहते हैं. जो समत्व का भाव है उसको समझना चाहते हैं. न हमें कोई अट्रैक्शंस चाहिए. जो हमें अच्छा लगे वो भी हमें अट्रैक्ट करता है, और उसके साथ भी हमारी क्लिंगिंग बनती है, उसके साथ भी हमारा लगाव बनता है, वो भी हमारे को अटैचमेंट देता है.
और वो अटैचमेंट हमें उद्वेलित करता है, आंदोलित करता है, एग्रीवेट करता है, और उस एग्रीवेशन से भी हमारी पीस डिस्टर्ब होती है। तो हमें जो हम समझते हैं कि अच्छा है और वो हमें और चाहिए, वो भी एक अटैचमेंट है। उसको शुद्ध भाषा में, अच्छे शब्दों में राग कहा जाता है। तो हमें राग भी नहीं चाहिए और द्वेष भी नहीं चाहिए, किसी से दूरी भी नहीं चाहिए, एवर्जन भी नहीं चाहिए। हम ये नहीं होना चाहिए ऐसे भाव से भी मुक्त होना है, और ये होना चाहिए ऐसे भाव से भी मुक्त है, जिसको हम समत्व का भाव कहते हैं। और यही हमारा स्टेट ऑफ ब्लिस है। इसी में हम हमारे ब्रह्म रूप को पहचान सकते हैं, उस रूप में स्थापित हो सकते हैं। तो ये इस साधना का गोल है। तो दोस्तों, ये कहना चाहूंगा कि जो हमारा गोल है इस साधना से, वो बहुत छोटा नहीं है। इट इज अ पावरफुल, वंडरफुल गोल। और अगली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये गोल पॉसिबल है। केवल इस साधना को बहुत सहज, सरल, सिंपल तरीके से करने से ये गोल पॉसिबल है। ये उसी तरह की बात है जिसका उदाहरण हमने कभी सुना हो कि अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि के मार्ग को स्टेप वाइज जैसे डिफाइन किया गया है, उसमें समाधि इनएविटेबल है if we follow the step-wise process and are able to implement that ourselves। वही चीज उसी तरह से हम इस साधना को अगर कर पाए हम, तो हमारा हमारे ब्रह्म में स्थापित हो जाना निश्चित है। ये कर पाना ही हमारी मूलभूत आवश्यकता है। कुछ बातें ऐसी कहना चाहूंगा जो हमारे जीवन व्यवहार में होती है, और वो हमें, उनसे हमें ऊपर उठना है। वो क्या क्या बातें हैं जो हम सुनते रहते हैं, ये उदाहरण है कुछ, और भी कई चीजें होती होगी। हमारे विकार जिनको हम कहें, जो वाइसेस हमारे जीवन में आ जाते हैं, गुस्सा, अहम, घमंड, ग्रीड, लोभ, लालसा, अटैचमेंट, परिग्रह, हेट्रेड, घृणा, जेलसी, ईर्ष्या, ग्रजेस, रिपेंटेंस। तो ये इस तरह की जो भी वाइसेस हैं, इनको हमें जीतना है। एंड दिस इज समथिंग व्हाट वी आर सेइंग इज नेगेटिव, कि ये इन इन नेगेटिव चीजों को हमें छोड़ना है। एक्चुअली यहाँ बहुत बड़ा कैच है जो हम बात कर रहे हैं अभी। जब हम हमारी नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग में होते हैं, जब हम प्रेम में होते हैं, करुणा में होते हैं, दया में होते हैं, कृतज्ञता में होते हैं, शांति में होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, निडर होते हैं, जब इन भावों में हम होते हैं, तो हमारे में वो वाइसेस नहीं रहती है, हमारे में वो विकार नहीं रहते हैं। और यही हमारी नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग है, जिसको हमें हासिल करना है। ओके, सो जिन वर्च्यूज की हम प्रैक्टिस करेंगे इन इन इस कोर्स में, उन वर्च्यूज के निहाल बारे जी, में बहुत। जी। आप इसको थोड़ा बढ़ा देंगे, फुल स्क्रीन कर देंगे स्लाइड को। जस्ट 1 मिनट आएंगे। ओके, हाँ, ठीक है। इज इट डन? यस, थैंक यू। सो हम इन 10 प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं, और वो पहला प्रोसेस है फॉरगिवनेस, सेकंड यानी क्षमा भाव, दूसरा है ह्यूमिलिटी, यानी हम अपने अहम से निर्मूल हो जाएं, सिंप्लिसिटी, सहजता, सरलता आ जाए, ट्रुथफुलनेस यानी सत्यता आ जाए, और हमारा जो ग्रेटिफिकेशन है, जो संयम है, हम उसको हमारे व्यवहार को कंट्रोल कर सकें, और फिर उनकी प्रैक्टिस करते हैं। सो दीज फर्स्ट 6 लेट अस डिस्कस दिस इन वेरी ब्रीफ। और उसमें से भी मैं पहले 5 की बात करूंगा।
5 जो ऐसे गुण हैं जिनको हमें समझना है, और ये अगर फाउंडेशन हमारी स्ट्रांग हो जाती है तो तब हम आगे उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो 5 में ये बातें हैं: क्षमा भाव, ह्यूमिलिटी यानी सहजता, नेक्स्ट है सहजता, फिर सत्यता और संतोष। तो ये 5 जो गुण हैं ये हमें व्यवहार में अपनाने हैं, इनको व्यवहार में अपने लाना है। इनका एंटीडोट क्या है, इनका सॉरी एंटी प्रॉपर्टी क्या है, इनका जो नेगेटिव प्रॉपर्टी क्या है इन्हीं के अगेंस्ट में। यानी क्रोध अगर है तो हम क्षमा भाव में नहीं है, हम अगर अहम में है तो हम हमारी विनम्रता में नहीं है, हम अगर कॉम्प्लेक्स हैं हम तो हम सिंपल नहीं है, हम अगर झूठ के व्यवहार में है तो हम सत्य नहीं है, हम लालच के व्यवहार में है तो हम संतुष्टि के व्यवहार में नहीं। तो यहाँ मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो नहीं 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 वाले जो प्रॉपर्टीज है इनको छोड़ना है, और इस छोड़ने के लिए हमें अपने मूल पॉजिटिव वर्च्यू में आना है। तो जो पॉजिटिव वर्च्यू है हम प्रैक्टिस सिर्फ पॉजिटिव वर्च्यूज की करेंगे, नेगेटिव तो छूटना ही है। सो ये हमारे जो पांचों गुण हैं ये हमारे व्यवहार में लाने के लिए है। छठा जो गुण है वो व्यवहार जनित भी है और प्रैक्टिस करने के लायक भी है। सेल्फ रेस्ट्रेंट यानी हम अपने ग्रीड्स को, हमारे जो अट्रैक्शंस है उनको रोकने लगते हैं, हम उनके प्रति अवेयर होते हैं और अवेयर होकर के हम उसको रोकते हैं। ये भी प्राइमरीली व्यवहार जनित गुण है। लेकिन जब इन गुणों की हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपने आप को किसी तरह से कंट्रोल करते हैं, और कंट्रोल की स्थिति में भी हम अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड फील नहीं करते हैं, हम नेगेटिव फील नहीं करते हैं, हम रेस्ट्रेंट फील नहीं करते हैं, हम सिकुड़ा हुआ फील नहीं करते हैं, बल्कि हम उस स्थिति में भी नॉर्मल शांत व्यवहार में रहना चाहते हैं। तो इस इन दोनों प्रॉपर्टीज को पेनेंस एंड रिनंसिएशन, इनको शुद्ध हिंदी में कहते हैं तप और त्याग। योग परंपरा में भी इसका बहुत महत्व है, और ये सभी हमारे जो धार्मिक संस्कारों की जो लिटरेचर है उनमें भी इसको बहुत महत्व दिया है। और जब ये हम कर लेते हैं तो हमारा फिर जो है अटैचमेंट छूट जाता है, और वो फिर एक रिजल्टेंट व्यवहार बन जाता है। तो ये पहला हमारा जो, फिर नेक्स्ट जो है लास्ट स्टेप भी बोल देता हूँ कि हमारी फिर जो नॉर्मल जो स्थिति है वो ब्रह्म के रूप में आ जाती है। वी बिकम ब्लिसफुल, वी बिकम एम्प्टी, और हम पूरा अपने निज स्वरूप को महसूस कर पाते हैं। तो इसलिए ये जो प्रक्रिया है इसकी समराइज करना चाह रहा हूँ कि हम 5 गुणों को डे 1 बाय 1 समझना है। छठे से हमको, छठे स्टेप से हमको प्रैक्टिस उसकी चालू करनी है, वो भी हमारे व्यवहार में आ सकता है। और फिर हमें उसको इंटरनलाइज करने के लिए हमें कुछ प्रैक्टिसेस करनी है, वो तप और त्याग के रूप में प्रैक्टिसेस हैं। और उसका फिर रिजल्टेंट होता है कि हमारा जो है अटैचमेंट छूटने लगता है, हमारा, हम ब्रह्म की प्रक्रिया में आ जाते हैं। सो दिस इज बिहेवियरल जो एस्पेक्ट्स हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव को हमें पकड़ना है, लेफ्ट और राइट ब्रेन को समझना है, और हमें फिर हमारे इमोशंस में उसको लाना है जिसमें हम फिर राइट ब्रेन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। देन थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग, और फिर उसको इंटरनलाइज करके, और जब हम इंटरनलाइज हो जाते हैं उसके, उस व्यवहार को अपना नॉर्मल व्यवहार बना पाते हैं, तब हम जा करके और उस गुण में आ पाते हैं। यही प्रक्रिया अगर हम बोले भी या ना भी बोले, किसी भी रूप में हम काम करें, तो ये हम इसी तरह की प्रक्रिया से ही हम ब्रह्म को हासिल कर पाते हैं। मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। पहले दिन हम, पहला स्टेप हमारा क्षमा का होगा, दूसरे दिन हम व्यवहार में शुद्धता लाने का प्रयास करेंगे, और तीसरे दिन हम भाव में सहजता लाने का प्रयास करेंगे। चौथे दिन या चौथे स्टेप में हम अपने आप को सत्यता की तरफ लाएंगे,
और 5वें दिन हम हमारे को शुद्धि की तरफ लेके जाएंगे, यानी लालच से मुक्त होंगे। फिर हमारा संयम का दिन होगा। उसके बाद हम अपने तप और त्याग के माध्यम से हम अपरिग्रह भाव में पहुंचेंगे। और उसके बाद हम, तो दिस इज ए स्टेप वाइज प्रोसेस। इसके बारे में थोड़ा सा एक चीज को और हाईलाइट कर देता हूँ कि हम ऑल सभी लोग हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स हैं, हम ध्यानी हैं, हम मेडिटेशन करते हैं। हमारे को व्यवहार में लाने के लिए मेडिटेशन बहुत ही फाउंडेशनल काम करता है। कोई भी चीज हमको व्यवहार में लानी है, तो हम अगर ध्यान करते रहते हैं, हमारे ध्यान को व्यवहार में लाते हैं, तो हमारे बिहेवियर पे इम्पैक्ट आता है और बिहेवियर हमारा निर्मल होने लगता है। लेकिन यात्रा अगर इसी से पूर्ण हो जाती, तो हम सभी लोग ब्रह्म आसानी से हो जाते। ये संसार हमें बार बार, संसार की घटनाएं परिस्थितियां किसी तरह से हमें खींचती रहती है। इसीलिए हमें व्यवहार की समझ को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। इसीलिए योग परंपरा में यम और नियमों की बात को इतना महत्व दिया गया है। सभी परंपराओं में इस बात को महत्व दिया गया है कि बिहेवियर को भी हम महत्व देते हुए उसको भी शुरू करें। तो हम जितना भी हमारा स्वाध्याय है, बुक रीडिंग है, डिस्कोर्सेज है, सब कुछ हमारे को इस व्यवहार में लाने के लिए ही मददगार होता है। और यही प्रक्रिया हम इसमें उपयोग करेंगे। इस प्रक्रिया का बेस है कि हम सरेंडर फॉर्म में रहें, समर्पित भाव में रहें, स्वीकार भाव में रहें, प्रेजेंट में रहें। हमारा एटीट्यूड जो है उसको प्राप्त करने का हो, ग्रेटिट्यूड का हो, हम उसी के साथ रिजोनेट करें। और हमें फिर अफर्मेशन से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, और हमें माइंडफुलनेस से माइंड फ्रीनेस की तरफ बढ़ते रहना है। एंड दिस इज फ्रेंड्स द एक्रोनिम ऑफ द द मूवमेंट आई रन, जिसको मैं समग्रम बोलता हूँ। और समग्र भाव से जीना ही, और समग्र भाव को जीवन में अंगीकार कराना, उसको आगे बढ़ाना ही मेरा उद्देश्य है। ये शायद मेरे को काफी मोटिवेट करता है। एक लाइफ पर्पस जैसा लगता है कि जीवन को समग्रता से जीना चाहिए, और हमें सभी आयामों को साथ में लेकर के चलना चाहिए। अगर कोई भी आयाम हम छोड़ देते हैं, तो हमारा जीवन परिपूर्ण नहीं होता है। तो एक कार के उदाहरण से बात करता हूँ कि अगर कार को ठीक से चलाना है, तो कार के सभी पहियों में पर्याप्त रूप से हवा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कह सकते कि हम 2 पहियों में हवा भर देंगे, 2 को छोड़ देंगे। या कार में हवा भर भी दी है सभी टायर्स में, तो हमें साथ में फ्यूल भी प्रॉपरली डालना होगा। हमें उसके सारे ब्रेक्स और सब सिस्टम्स को भी ठीक रखना पड़ेगा। तो सभी एंगल से सब कुछ जब ठीक हो, तो हम समग्र रूप से एक कार को चला पाते हैं। उसी तरह से हमारा जीवन है, जिसमें सभी घटकों को हम अगर साथ में लेके चलें, तो हम जीवन को अच्छे से जी पाएंगे। इस प्रैक्टिस के दौरान आप सब ये लोग, मैं समझता हूँ कि करते ही होंगे, लेकिन एक अच्छा सा रूटीन रखें। सुबह उठ के ग्रेटिट्यूड का भाव रखें, थोड़ा बहुत एक्टिव एक्टिव रहें, क्लीन अप करें, अपने आप को बांध लें। फिर एक राइट प्लेस पे और मेडिटेशन जरूर करें। हमारा इस प्रक्रिया के दौरान आहार अगर लाइट हो, नॉन स्पाइसी हो, और हम केवल दिन में ही उसको ले पाए, यानी सूर्योदय के बाद में और सूर्यास्त से पहले, वी शुड अवॉइड टीवी, मीडिया और ऐसा लिटरेचर जो हमें डिस्ट्रैक्ट करता है। और हम अपनी ही बात को वापस और सुन सकते हैं, इसी पे कंटेम्पलेट करें। तो एक टॉपिक को अगर हम एक दिन में करते हैं, तो हम उसमें गंभीरता से जा पाएंगे। इसके रिफ्लेक्शंस की भी हम बात करेंगे। लेट अस गो अहेड। हमारे दिन भर के व्यवहार में जब हम किसी गुण के ऊपर बात करते हैं, तो वो गुण दिन भर में हमारे को याद रहे। और जैसे ही कोई घटना परिस्थिति हो, उस गुण से संबंधित जो भी हमारे व्यवहार में होना चाहिए, उस व्यवहार को हम चेक करते रहें, उसके ऊपर कंटेम्पलेट करें, हमारी रिएक्शंस को ऑब्जर्व करें, उसको एक्सपीरियंस करें। और जब हम उसको कर पाते हैं, तो हमारे को धीरे धीरे ऐसा व्यवहार में वो इनग्रेन हो जाएगा। तो वो गुण हमको एक दिन में कम से कम उस गुण को हमें अंगीकार करना है। 6 दिन की ये जो शुरू की प्रक्रिया है, ये बहुत ही गंभीर है।
बाद में ये प्रक्रिया हमारी प्रैक्टिस में आसानी से आ पाएगी अगर हम 6 दिनों को गंभीरता से करेंगे। और अगर यही प्रक्रिया केवल इंटेलेक्चुअली रही, कुछ सुना कुछ समझा और इम्प्लीमेंट उसमें से कुछ नहीं कर पाए, तो हमें इसका ज्यादा परिणाम शायद ना मिल पाए। इंट्रोस्पेक्शन रहे, रिफ्लेक्शंस रहे, हम कुछ उसको नोट डाउन करें, कुछ जो भी हमारे व्यवहार में लगता है उसको करेक्शंस करें, और समता में बने रहें। ये मेरा निवेदन है। तो ये किन के लिए है? ये सभी रिलीजियस ट्रेडिशंस के लिए है, ये सभी स्पिरिचुअल प्रोसेसेस के लिए है, सभी तरह के बिलीफ्स और कस्टम्स वाले लोगों के लिए है, सभी एजेस के लिए है। 5 साल से बड़ा बच्चा भी इन चीजों को ठीक से समझ पाएगा। 5 का नहीं तो 8-10 में तो पूरी तरह से इस चीज को समझ ही सकता है। तो ये हमारा है, इस गहन परिवर्तनकारी साधना का उद्देश्य हमारा ये कि सरल सुबोध भाषा में रहे, और इसमें किसी भी शास्त्रीय ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। किसी भी धार्मिक आस्था और विश्वास से व्यक्ति हो सकता है, उसके परे ये मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक पहलुओं पर आधारित है। आ, हम मेडिटेशन को रोज महत्व देंगे। तो इसके बाद मैं अपना आज का टॉपिक लेना चाहूंगा। इस समय पे मैं 1-2 मिनट का कोई ब्रेक लेना चाह रहा हूँ। आप में से कोई भी अभी तक के लिए कोई प्रश्न रेज करना चाहे तो आई कैन वेलकम देम, एंड कोई भी प्रक्रिया संबंधी बात, कोई समझ में नहीं आने वाली बात, या कोई ऐसी बात आप शेयर करना चाहें, कोई रिएक्ट करना चाहें, तो आपका स्वागत है। देन आई कम टू द फर्स्ट डे प्रोसेस। इज इट ओके नाउ? ओके फ्रेंड्स, तो अब हम थोड़ा सा आज के पहले गुण के ऊपर विचार करेंगे, और उसके पहले मैं 1 मिनट का ब्रेक का एक मेडिटेशन के रूप में लेना चाहूंगा। तो मैं सभी से चाहूंगा कि आप अपने अपने स्थान पर 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए आंख बंद कर लें, और अपने आप को इस बात के लिए तैयार करें कि आप मन और भावों से निर्मल होने वाली इस साधना के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं। और हम इन आधारभूत गुणों को डेली प्रैक्टिस में लाना चाह रहे हैं, और इसके परिणाम स्वरूप जो भी घटित होने वाला है उसके लिए तैयार, उस परम लक्ष्य के लिए तैयार हैं। ये हम हमारे ब्रह्म रूप में स्थापित होने लग जाए, और हमारा निज व्यवहार ब्रह्म के रूप में होने लग जाए, ब्रह्म के गुणों पे स्थापित हो जाए। अपनी सांस के ओर एकाग्र करें, और आती जाती सांस के दृष्टा बन जाए। विचारों को कोई महत्व न दें, अपने दृष्टा स्वरूप को लगातार, बिना किसी समीक्षा के, बिना किसी विवेचना के, इन सांस के आवागमन को लगातार महसूस करें।
अपनी सांसों पर अपना ध्यान बनाए रखें। अपने मन को पूरी तरह से केंद्रित करके और विचारों से मुक्ति के मार्ग में सांसों का सहारा लेते हुए इस ध्यान को बनाए रखें। अपने ध्यान से बाहर आने के लिए धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। फ्रेंड्स, आई एम जस्ट गेटिंग स्टक विद द इट। तो आप सभी का ध्यान से बाहर आने के लिए आग्रह है। am I विजिबल? कोई मेरी आवाज आ रही है? प्लीज आवाज आ कंफर्म रही है करें। सर, बट यू आर नॉट विजिबल। ओके। ओके, सो इट्स समथिंग हैपनिंग हियर। सॉरी फॉर। ओके, थैंक यू। सॉरी अबाउट दिस। सो फ्रेंड्स, आज हम फिर इस तत्व की बात करेंगे, इस गुण की बात करेंगे जो क्षमा भाव के बारे में है। और क्षमा भाव के बारे में हम
बहुत कुछ सुनते रहते हैं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में हम क्षमा को बहुत ही महत्व देते हैं। हमारे बहुत सारे डिस्कोर्सेज इस पे होते हैं। कई बार डॉक्टर रितु जैन इस पे भी सेशन कर चुकी है, आप भी बहुत सारे सेशंस इस पे अटेंड करते होंगे। हमारे ऑलमोस्ट कहूँगा कि सभी मास्टर्स इस टॉपिक पर बात करते हैं और इसको हम सभी महत्व देते हैं। इसलिए ये टॉपिक संभवतया आसान भी होगा बात करने के लिए। और मैं इस टॉपिक के कुछ दूसरे पहलुओं पर बात करूंगा। पहली चीज तो हम क्षमा भाव को थोड़ा ठीक से डिफाइन कर दें। तो मैं इस डेफिनेशन को आपके सामने ठीक से प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ, इसकी गहराई से इसकी समीक्षा करना चाह रहा हूँ कि जब भी हमारे जीवन में हमको लगता है कि हमारे साथ कोई ऐसा व्यवहार हुआ है जिसको हम उचित नहीं मानते हैं, ये कोई दूसरा माने या ना माने, हम उसको उचित नहीं मानते। चाहे वो उस उचित नहीं मानने का आधार हमारे पास कुछ भी हो, हमारा व्यक्तिगत ज्ञान हो सकता है, हमारा सामाजिक नियम कायदे हो सकते हैं, हमारा धार्मिक मान्यताएं हो सकती है। एनीथिंग इज पॉसिबल। बट जब भी हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमारे साथ किसी तरह का अनुचित व्यवहार हुआ है, जो अनफेयर है, अनजस्टिफाइड है और नहीं होना चाहिए, और वो आपको हर्ट करता है, उस व्यवहार की स्थिति में हमारे जो नेगेटिव फीलिंग्स पैदा होती है, या एंगर पैदा होता है, या रिसेंटमेंट पैदा होता है, अफसोस पैदा होता है, उस सब की प्रक्रिया से उठ जाना इज फॉरगिवनेस। क्षमा भाव वह भाव है जिसमें हम अपने साथ किसी भी तरह के किए गए व्यवहार को हम बिल्कुल नकार देते हैं और हम अपने अंदर उसके ऊपर काम करते हैं। इट इज ऑन द इंडिविजुअल इटसेल्फ। दूसरे के ऊपर काम करने की रिलेवेंस नहीं है। सारी रिलेवेंस हमारे ऊपर ही काम की है। और इस प्रक्रिया के माध्यम से हम अपने आप को निर्मल, शांत और प्रेम में बना पाते हैं। हम करुणा और जनरोसिटी के भाव में, गुडविल के भाव में, अच्छे भाव में आ पाते हैं। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फॉरगिवनेस। और ये एक भाव है जो हमारे व्यवहार में आना चाहिए। ये घटित होने वाली ये व्यवहार में हमारे घटित होने लग जाए, यही इसका उद्देश्य है। हम फॉरगिवनेस में आते हैं तो इसके बहुत सारे फायदे हैं कि हम हमारे अपने आप को हील कर पाते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं, हम नेगेटिव फीलिंग से, डिप्रेशन, एंजाइटी, एंगर, इनसे बाहर आ पाते हैं। ये हमारे आत्मसम्मान को बढ़ाता है, हमारी पॉजिटिव फीलिंग को बढ़ाता है, और हम नेगेटिव फीलिंग से उभर पाते हैं। ये हमारे आप को, अपने आप को वर्तमान में रहने में भी मदद करता है, और ये आगे हमें आशावादी बनाता है, पॉजिटिव बनाता है कि हम अच्छा कुछ कर सकते हैं। और ये हमारे दिमाग को शांत करते हुए हमारे जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मददगार हो सकता है। हमारे इस व्यवहार के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं, और सब अच्छा महसूस ही करते हैं, जानते भी हैं, समझते भी हैं कि हमें क्षमा भाव में रहना ही चाहिए, और क्षमा भाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी हम सब जानते हैं। क्षमा भाव के बिना हमारी आध्यात्मिक यात्रा नहीं हो सकती, ये भी हम जानते हैं। आइए थोड़ी सी विवेचना करें कि हम ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से हम क्षमा भाव में नहीं रह पाते हैं। पहला बैरियर ये होता है कि जब कभी हमारे साथ ऐसी कोई घटना होती है जिसको हम अनजस्ट मानते हैं और उससे नहीं निकल पाते हैं, तो हम किसी और से मदद नहीं लेते हैं उस भाव से निकलने के लिए। जबकि हम अगर किसी से मदद लें, किसी के साथ डिस्कस करें, किसी के साथ विचार करें, किसी से सलाह लें, तो हमारे लिए ये थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो सलाह लेने को हम अपनी कमजोरी नहीं माने, ये हमारा आग्रह है। दूसरा है कि फॉरगिवनेस है क्या, उसको भी हम ठीक से नहीं समझते हैं। जो उस परिस्थिति में, ये अलग अलग वैज्ञानिकों के अध्ययन के आधार पे ये प्रेजेंटेशन बनाया गया है, तो उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ
कि हमारी फॉरगिवनेस की या हमारे क्षमा भाव की अंडरस्टैंडिंग, हमारी समझ भी कमजोर होती है। और समय परिस्थिति के अनुकूल क्षमा भाव को लाना, ये एक हमारे लिए समझने की जरूरत है। इसकी जो प्रक्रियाएं हो सकती है, इसके लिए जो सहारा ले सकते हैं, जो स्टेप्स ले सकते हैं, उसको भी हमें समझना चाहिए। आगे मैं इस पर चर्चा करूंगा कि इसका मीनिंग क्या है, अंडरस्टैंडिंग की कमजोरी कहाँ रहती है। और हम हमारी इमोशनल ग्रज को अगर लगातार बनाए रखते हैं, हमारी भाव में उस चीज को अंदर बैठने देते हैं और हम ऑफेंसिव हो जाते हैं, तो भी हम क्षमा भाव को नहीं अंगीकार कर पाते हैं। थिंकिंग दैट नेगेटिव फीलिंग्स और एक्शंस रिवेंज की फीलिंग हमारे में रहती है, वो हमारे को इमोशनल हर्ट करती रहती है। जब भी हम बदले की भावना में रहते हैं, हम जस्टिफाइड महसूस करते हैं कि अगले का व्यवहार गलत है, और अगर हम उसके बदले की भावना में रहते हैं तब भी नहीं कर पाते हैं। हम ऐसा व्यवहार को अवॉइड भी करते रहते हैं कि हम जब हर्ट हुए तो उस व्यवहार में उस पर्सन को ही अवॉइड कर देते हैं, उस परिस्थिति को ही अवॉइड कर देते हैं, और वो हमारे को सॉल्यूशन नहीं देती है। हम अगर उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं, जिस घटना परिस्थिति में ये ऐसा व्यवहार होता है, तब भी हम क्षमा भाव को गहराई से नहीं ले पाते। ये अवॉइड करने की चीज नहीं है, इसको अंगीकार करने की चीज है, इसको सामने लाने की चीज है, इसको फेस करने की चीज है, और फेस करके उसको सोल्व करने की चीज है। फॉरगिव जो है, जब हम ऐसा सोचते हैं कि हम कौन होते हैं माफ करने वाले, ये तो किसी ने अगर गलत कृत्य किया है तो उसको तो भगवान माफ करेगा, हम उसको माफ नहीं करते के सोचते हैं कि ये तो कृत्य उसका है, भगवान के ऊपर हम छोड़ देते हैं, तब भी हमारे अंदर क्षमा भाव नहीं आता है। क्योंकि क्षमा भाव अ, ऐसी बात नहीं है कि भगवान के लिए रिलेवेंट है, ये रिलेवेंट हमारे लिए है। कि उसके साथ क्या हो उसका कोई खास महत्व नहीं है, महत्व इस बात का है कि हमारे भीतर क्या घटित हो रहा है, उस भाव को हम अंगीकार कर पाए। ऐसे कई अध्ययन हुए हैं जो ये कहते हैं कि जो क्षमा भाव में नहीं आ पाते हैं और क्रोध, घृणा, द्वेष के भाव में रहते हैं, उनके अंदर बहुत सारी बीमारियां घर कर जाती है। कुछ बीमारियों के उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं कि हमारे कमर दर्द, रीढ़ की हड्डी में कई तरह के बदलाव आना, हमारे कैंसर तक इस क्षमा भाव के अंगीकार न करने से पैदा होते हैं। बच्चे या बड़े किसी नशे में लत में आ जाते हैं, इस तरह के बहुत सारे एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह के परिणाम आते हैं। शॉक में रहते हैं, उनके व्यवहार बदल जाते हैं, उनके रिश्ते खराब हो जाते हैं जब भी हम क्षमा भाव में नहीं आते हैं। क्षमा भाव में आने का सबसे बढ़िया रास्ता है कि हम करुणा भाव में आ जाएं। क्षमा भाव और करुणा भाव एक साथ जुड़ी हुई चीजें हैं, और हम अगर किसी के प्रति करुणावान हो जाएं, किसी के प्रति ऐसा सोचने लग जाएं कि जो भी हमारे साथ अनुचित व्यवहार कर रहा है उसका भला हो, उसका अच्छा हो, तो हम उस व्यवहार को ठीक से अंगीकार कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हम सामने वाले के प्रति तो कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि उसका भला हो, लेकिन हमारे अंदर की जो ग्रजेस है उसके लिए हम अपना भी, अपने प्रति भी करुणा रखें, अपने अंदर के भावों को भी निर्मल कर पाए, अपने आप को माफ कर पाए। सबसे पहला माफी अपने अंदर से होती है। अगर हमको लगता है कि हमने कोई गलत व्यवहार किया है और ऐसा हमारे भान में आ जाता है, तब हमारी स्थिति बहुत ही विकट हो जाती है, क्योंकि हम अपने आप को माफ नहीं कर पाते। एक उदाहरण से बात करते हैं कि हमने अपने किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को कुछ सिखाने के लिए उसके व्यवहार को अनुचित समझते हुए उसको हमने सजा दे दी, उसको एक चांटा मार दिया, और बाद में हमें ऐसा लगता है कि ये व्यवहार मेरा उचित नहीं था। हम अगर उस गिल्ट में रहते हैं, अपने आप को उससे ऊपर नहीं ला पाते हैं, तो हमारी स्थिति जो है बहुत विकट हो जाती है।
हम क्षमा भाव में रहने के लिए अपने आप को भी माफ करें। ये हमें इसके लिए सहनशील होना चाहिए, अपने आप के ऊपर दया करुणा का भाव रखना चाहिए, और हमारे माइंडसेट को हमें अपने आप को चेंज करना चाहिए। और भी जो बैरियर्स हैं वो हमको इससे जो रोकते हैं कि हम पास्ट को नहीं भूल पाते हैं, हमारे बिलीफ्स और फीलिंग्स और सुपीरियरिटी को हम अपने आप को कुछ सुपीरियर समझते हैं, सेल्फिश समझते हैं, सेल्फ कंटेंटेड समझते हैं, हमारा सेल्फ क्रिटिसिज्म हम करते रहते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं। इन कारणों से भी हम नहीं हो पाते हैं। और इस प्रक्रिया के बहुत सारे बेनिफिट हैं। मैं मूल बात पर आना चाह रहा हूँ अब कि हम क्या क्या कर सकते हैं कि जिससे हम हमारे क्षमा भाव में आ जाए, हमारा भाव हमेशा के लिए, आ, हर परिस्थिति के लिए हम अपने आप को तैयार कर पाए कि हम क्षमा भाव में रह पाए। ये हमारी इस मनोभाव साधना की मुख्य प्रैक्टिसेस होंगी। मनोभाव साधना के सभी गुणों को अंगीकार करने के लिए हमें इसी तरह की कुछ प्रैक्टिसेस करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये जो है केवल आज के लिए नहीं है, आज के स्टेप के लिए नहीं है, ये हमारी डेली प्रैक्टिस में इसको हमें लाना है। तो ऐसी कुछ कदम है जो हमको क्षमा भाव में आने के लिए मदद करते हैं। एक तो हमें प्रार्थना को हमारे जीवन में अपनाना चाहिए। हम जो भी कुछ करें उसके लिए एक भाव करें, हम ईश्वर से, नियंता से, प्रकृति से एक प्रार्थना करें कि ऐसा घटित हो जाए। ध्यान को हमारे जीवन में हम एक नियमितता बनाए तो ध्यान करने वालों को क्षमा भाव आसानी से घटित होता है। प्रकृति के साथ समय गुजारें। जो प्रकृति के साथ अधिक समय गुजारते हैं उन लोगों का व्यवहार बहुत ही निर्मल रहता है। गाइडेड विजुअलाइजेशन यानी अपने आप कुछ विजुअलाइज करें उस परिस्थिति में जब हम अपने आप को निर्मल महसूस करते हैं, अपने आप को क्षमा भाव में ला पाते हैं। डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करें, म्यूजिक सुने, अ, कुछ भक्ति को भी हमारे जीवन में हम, समर्पण को भी हमारे जीवन में अंगीकार करें। जर्नलिंग करें, जो भी घटनाएं होती हैं उनको लिखें, उनके ऊपर विवेचना करें और फिर उसको अपन उसको प्रैक्टिस करें। हम कोई सांकेतिक टूल का उपयोग कर सकते हैं। हाथ में रिबन बांध लिया कि जब भी हमको गुस्सा आया तो हमें रिबन पर ध्यान गया। हमारे कमरे में कोई चित्र लगा लिया कि जब भी देखेंगे हम उसको याद आएगा कि हमें गुस्सा नहीं करना है, हमें एक समभाव में रहना है। रिमाइंडर के रूप में इसको उपयोग करें और डेली रिफ्लेक्शन करें कि आज दिन भर में हमने क्या क्या किया और उसका क्या क्या परिणाम रहा। ऐसे डिस्कोर्सेज को, ऐसे अफर्मेशंस को हम साथ में रखें, ऐसे अफर्मेशंस को बार बार पढ़ें और सुने, और उससे हमारे भाव को हम अच्छा बना पाएंगे। साथ में हम जीवन को सहज बनाएं तो भी हमारे क्षमा भाव में अभिवृद्धि होती है। तो हम ऐसा कुछ क्रिएटिव करें, ऐसा कुछ काम करें जिसको हम ज्यादा से ज्यादा एंजॉय कर पाते हैं। नेचर में वॉक करें, अपने आप को माफ करने के लिए डेली प्रैक्टिस करें और किसी के ऊपर सरेंडर कर दें, किसी के ऊपर फेथ रखें। तो ये सभी प्रक्रियाएं हमें मदद करती है। आ, आज का हमारा थोड़ा होमवर्क ये रहेगा कि हम अपनी जीवन की घटनाओं को देखें, सोचें, उनके ऊपर विवेचना करें और उनके साथ हम उनके ऊपर कुछ समीक्षा करें। हम अपने बचपन से भी शुरू कर सकते हैं, हमारे एक दिन से शुरू कर सकते हैं, एक सप्ताह से शुरू कर सकते हैं, एक साल से, कई दिनों से शुरू कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए, गहराई से ले जाने के लिए सबसे पहले हमें अपने निकटस्थ पास्ट को देखना चाहिए कि हमारे साथ क्या हुआ है। हम उसमें जब भी ऐसी कोई घटना आती है जिससे हमें लगता है कि ये हमारे क्षमा भाव में नहीं है, अभी भी हम उसके प्रति कुंठित हैं, अभी भी हम उसके प्रति एग्रेवेशन फील करते हैं,
उद्वेलित होते हैं, आंदोलित होते हैं, हमारा ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, हमारी सांसों की गति बढ़ जाती है। कोई भी ऐसी घटना अगर हमें याद आती है, आप याद करें अगर अपने बचपन में भी कोई चीज हुई हो, आपके स्कूल कॉलेज में भी कुछ हुई हो, और आपके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ हो, ऐसी जैसे ही आप याद करेंगे, आपको वो घटना पूरी तरह से आपके सामने आ जाएगी, और आपको लगेगा कई बार कि वो व्यवहार उचित नहीं था। अगर वो घटना आज भी आपको याद आती है, अगर वो घटना अभी भी आपके जहन में आती है, और उसका ऐसा भाव आता है कि कोई व्यवहार आपके साथ उचित नहीं था, दैट सिंपली मीन्स कि उस घटना के प्रति या उस परिस्थिति के प्रति आपका क्षमा भाव अभी तक घटित पूरी तरह से नहीं हो पाया है। इसके विपरीत आप ऐसी घटनाओं को याद करें जब आपके साथ अच्छा हुआ हो, आपके स्कूल कॉलेज में किसी ने आपकी मदद करी हो, किसी ने आपका बहुत अच्छा किया हो, किसी ने बहुत भला किया हो, आपको कोई अच्छा व्यवहार हुआ हो आपके साथ। तो ऐसी घटनाओं को याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कम घटनाएं ऐसी याद आएंगी जो अच्छा आपके साथ व्यवहार हुआ, और अधिक घटनाएं वो याद आएंगी। ऐसा हो सकता है कि आपको अधिक वो घटनाएं याद आए जिसमें आपको नेगेटिव प्रभाव हुआ हो, आपको आपको अनजस्ट व्यवहार लगा हो। तो उनको नोट करें, उनके ऊपर रिफ्लेक्शन करें, और फिर उसी समय बैठ करके कंटेम्पलेट करें और उसके ऊपर विचार करें कि हम उस घटना के प्रति दूसरे का दोष न समझे, हम उसको माफ करें। हम अपने आप को माफ कर पाएंगे यदि हमने उस घटना से उस व्यक्ति के प्रति हमारा भाव सुधार लिया। जो माफी है वो कभी भी, क्षमा भाव है, कभी भी दूसरे के ऊपर केंद्रित नहीं है, वो अपने ऊपर ही केंद्रित है। अपने अंदर उसकी याद बनी हुई है, इसका मतलब अभी भी हमारा उसका ग्रज है, और हम उससे ऊपर नहीं उठ पाए। प्रतिदिन अगर हम ऐसा कर पाए कि हमारा दिन भर में जो भी घटनाएं हुई है, तो उससे हम अपने आप को मुक्त कर पाए। इस प्रक्रिया को हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, प्रतिक्रमण, रिफ्लेक्शन ऑफ द डे। यानी हम रिफ्लेक्ट करते हैं पूरे दिन भर की घटना पर, और उसके बाद उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करते हुए हम उसको पूरी तरह से खाली करने का प्रयास करते हैं। हम उसके प्रति अच्छा भाव लाते हैं। किसी को माफ करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि हम उसकी गुड विशेष, उसके प्रति गुड फीलिंग्स लाएं। हम उसके प्रति अच्छा भाव लाएं कि उसका भला हो, उसने जो भी किया मेरे साथ किया, लेकिन आगे उसका कोई बुरा ना हो। अगर ऐसा भाव आपके मन में आता है, तो आप वास्तव में अपने आप को क्षमा कर रहे हैं, उसको नहीं कर रहे, क्योंकि आपके अंदर से वो कुंठाएं निकलेगी, और आपका उस दिन का अकाउंट क्लियर हो जाएगा। आप रिलीव्ड फील करेंगे, आप हल्का फील करेंगे, और कुछ समय बाद वो घटनाएं आपके लिए आपको बोदर नहीं करेगी। तो आज मेरा आग्रह रहेगा कि आप इस तरह की कोई भी घटनाओं को याद करें, और अपने व्यवहार में क्षमा भाव को स्थापित करें। इसको अपने जितना गहराई से ये प्रतिस्थापित होगा, आपको हर परिस्थिति में इस चीज को प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यही मैं आज की इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। मैं आशा रखता हूं कि आपको इस बिंदु के बारे में कुछ, इस गुण के बारे में कुछ भाव आपके जागृत हुए होंगे। और मैं यह भी मानता हूँ, यह भी सोचता हूँ कि आप पहले से इस क्षमा भाव के बारे में, फॉरगिवनेस के बारे में बहुत बार सुन चुके होंगे। आपको मेरी तरफ से एक प्रश्न रहेगा कि क्या हम वास्तव में गहराई से इस क्षमा भाव को हमारे जीवन व्यवहार में ला पाए हैं। अगर इसका कुछ भी अंश मात्र बचा हुआ है, तो हमें उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करना है, इसके ऊपर कंटेम्पलेट करना है, इसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, और इस व्यवहार को गहराई से बनाना है। इसी नींव पर हमारे आगे की सीढ़ियां हम चढ़ पाएंगे, और इस जो 8 स्टेप्स 10 स्टेप्स की जो ये साधना है, उसमें हम वो चीज हासिल कर पाएंगे। आपके कोई प्रश्न हो तो लिए जा सकते हैं, आपके कोई कमेंट्स हो तो उनका स्वागत है। वेलकम फ्रेंड्स।
थैंक यू सो मच निहाल जी, बहुत ही बढ़िया सेशन रहा, रियली एंजॉयड। थैंक यू सो मच, अब तो रोज ही जुड़ना होगा आपसे। थैंक यू वेलकम। सो मच फॉर द लवली सेशन। आत्मन आत्मवंदन मिथिला जी, आप कहाँ से हैं? वो गोवा। गोवा से। वेलकम। आपने शायद पहले भी अटेंड किया है। हाँ, आप वो पीएमसी गोवा में आए थे, उन्होंने आपका सेशन जी जी अटेंड जी किया 1 मंथ बैक। जी जी जी। थैंक यू सो प्रीतम मच। सर ने, वेलकम। हाँ। यस यस। सर बहुत अच्छा है बिजनेस, बट आई हैव वन क्वेरी। अभी मुझे ना लगता है अंदर से कि आई हैव फॉरगिवन एवरीबडी, किसी से मुझे कुछ घृणा नहीं, कुछ मीन्स इट्स लाइक ओवर। वो पार्ट ने वो रिलीज किया, बट आपने भी बोला ना, वो वो वापस लाओ अपने जीवन में एंड सी, लाइक इफ यू आर स्टिल स्टक, वो कैसे पता चलेगा? एटलीस्ट एज फार एज यस आई वो। नो, आई हैव गिवन एवरीबडी। Can you please guide me in राइट। that? राइट, उसका टेस्ट ये है, उसका हमें अपने आप को टेस्ट लेना बहुत जरूरी है। और टेस्ट ये है कि हम अगर रिफ्लेक्ट करें और अपनी लाइफ जर्नी को एग्जामिन करें, तो लाइफ जर्नी में हमें कुछ कुछ घटनाएं याद आई। जैसे हम बचपन में जाएं, आज आप आंख बंद करके विचार करें कि आप कुछ स्कूल टाइम में चौथी पांचवी छठी जो भी क्लास में आप थे, और उस समय की आप कुछ घटनाओं को याद करें, तो आपको कुछ घटनाएं याद आएंगी। Hmm. कॉलेज लाइफ की कुछ घटनाएं याद आएंगी, कुछ आपके शादी से पहले की, शादी से बाद की कुछ घटनाएं याद आएंगी। उस घटनाओं में से कुछ अच्छी घटनाएं होंगी, जब आपने कुछ अचीव किया, आपको किसी ने अप्रिशिएट किया, आप कहीं गए, आपको बहुत अच्छा लगा। वो स्मृति में आएगा कि आप दूध सागर वाटरफॉल गए थे, आपको बहुत अच्छा लगा। हो सकता है कोई भी ऐसी घटनाएं आपको याद आए। कुछ ऐसी घटनाएं भी याद आएगी, हाँ। अगर आप अपनी लाइफ जर्नी को देखें तो ऐसी घटनाएं भी याद आएंगी जिस समय आपके साथ कोई व्यवहार, अच्छा व्यवहार नहीं किया। टीचर ने डांटा, किसी साथी ने आपको कुछ भला बुरा कहा। स्कूल टाइम थोड़ा पुराना हो गया, चलिए कॉलेज लाइफ हो सकती है, अर्ली लाइफ हो सकती है, रिसेंट लाइफ हो सकती है, साल 6 महीने की पुरानी बात हो सकती है। तो आपका टेस्ट अपने लिए यही है कि क्या वो घटना अभी भी हमारी याद में है, और इसको कंपेयर करें कि आपको कितनी अच्छी घटनाएं याद है। और जस्ट एक रिफ्लेक्शन, जब भी आप बैठेंगे रिफ्लेक्शन में, तो आपको एक जर्नी में जाना है, किसी भी मतलब अपनी अपनी जर्नी को याद करना है, लाइफ जर्नी को। तो अगर बहुत अच्छी अच्छी घटनाएं आपको याद आ रही है, किसी के प्रति कोई भाव नहीं हो रहा है, तो इंटरेस्टिंग ये होगा कि जब भी अच्छी घटनाएं होंगी तो आपकी सांस तेज नहीं होगी, आपका खून का दौरा नहीं बढ़ेगा, आप शांत रहेंगे, यू विल फील काम, रिलैक्स्ड। ये अच्छी घटनाओं की याद की टेस्ट है। जबकि आपके साथ कुछ भी ऐसा हुआ हो जो अनुचित लगा हो, किसी ने आपको टोका हो, किसी ने आपको रोका हो, किसी ने आपको कुछ कहा हो, जो भी आपको किसी भी आपके अपने क्राइटेरिया से अनुचित लगा हो, उसको याद करें। अगर वो याद में बना हुआ है, तो जो 100% जो स्लेट से साफ हो चुका है, वो याद नहीं आएगा। अगर वो कुछ परसेंट भी याद आ रहा है, तो हमें क्या ब्रह्म की चर्या में जाना है, हमें ब्रह्म स्वरूप में जाना है। ब्रह्म स्वरूप में जाने के लिए हमारे को किसी भी तरह की ऐसी स्टोरेज हमारे अंदर नहीं चाहिए Hmm. जो हमें रोकता है। एक उदाहरण में देकर के बात को स्पष्ट करना चाहूंगा कि और इस उदाहरण की
ऐतिहासिक सत्य के प्रति, मेरे को इसको कहानी मान के देखिएगा, तो हो सकता है उससे हमको एक संदेश मिले। बहुत साल पहले भारत में भरत और बाहुबली दो भाई हुए थे, और दोनों पराक्रमी थे। भरत भी बड़े भाई थे और बाहुबली छोटे भाई थे। लेकिन बाहुबली उनका नाम भी था, तो उनके जो भी अभ्यास प्रक्रिया से उनमें बहुत अच्छा बाहुबल था। ही वॉज वेरी वेरी पावरफुल। तो बाहुबली के मन में आया कुछ कि भाई मैं ज्यादा ताकतवर हूँ, तो ये जो राज्य है, जो मेरे पिताजी से मिलने वाला है, वो मुझे मिलना चाहिए। कोई भाव आ गया, और उन्होंने अपने भाई से कहा कि भाई मैं ज्यादा सक्षम हूँ, मैं ज्यादा पराक्रमी हूँ, मैं ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं ज्यादा अच्छे से राज्य को चला पाऊंगा। यहाँ राज्य में ताकत चाहिए। तो उन्होंने भरत से कहा, तो भरत ने कहा नहीं भाई, मैं बड़ा हूँ, मुझे तो मुझे ही मिलना चाहिए। बात आगे बढ़ी, दोनों के बीच में युद्ध की स्थिति आ गई, दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध हुआ तो बाहुबली उसमें जीत गए। पराक्रमी थे, ताकतवर थे, जीतने की प्रबल संभावना थी, जीते वो। लेकिन जीतने के बाद बाहुबली के मन में कुछ भाव आया कि मैंने बहुत कष्ट दिया है। जो भी युद्ध का परिणाम होता है, आप जानते हैं कि युद्ध के बाद कुछ रिफ्लेक्शन आता है, तो उनको एक रिफ्लेक्शन आया कि कुछ भी हो, भ्राता मेरे हैं, बड़े हैं, मैंने उनको बहुत कष्ट दिया है। अब मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ कि राज्य तो आप ही रखो। मैं तो अब, मेरे को ये, मतलब जो विरक्ति का भाव आता है कि मुझे तो अपना जीवन अब साधना में बिताना है। और आप जानते ही हैं कि ऐसी घटनाएं हमारे आध्यात्मिक परिवार में बहुत सारी सुनाई देती है। आपने राम था की कहानी सुनी होगी कि लाखों को उसने युद्ध में मारा। कहते हैं कि सम्राट अशोक के युद्ध में जितने नहीं मरे थे, उससे भी ज्यादा लोग राम था के युद्ध में मरे। और फिर उसको रियलाइज हुआ, उसने साधना करी, और उसी जीवन में वो मुक्त हुआ। मिलारेपा की हम कहानी सुनते हैं कि मिलारेपा ने बहुत लोगों को अपने ब्लैक जादू से और पनिश किया और सारा किया, फिर उसको रियलाइज हुआ। तो वो इतने सारे कठोर काम करने के बाद भी साधना में आते हैं। बाहुबली भी उसी तरह के उदाहरण है। हमारे भारतीय संस्कृति के एक अनुपम उदाहरण है। कर्नाटका में मैसूर के पास उन्होंने एक पहाड़ी पे ध्यान किया, और गहन ध्यान में वो गए, और उनका भाव बना कि मुझे अब जीवन से मुक्ति होनी है, और मैं इस संसार से अपने आप को मुक्त चाहता हूँ। मुक्ति का मार्ग, मुक्ति की साधना, उन्होंने इतनी लंबी साधना करी कि उनकी जो एक वहां मूर्ति स्थापित है, उस पे चित्रित भी है कि उनके शरीर पे कई लताएं चढ़ गई, फिर भी वो साधना करते रहे। और ऐसी साधना के दौरान उनके मन में एक छोटा सा भाव रह गया कि मैंने भरत को माफ किया, भरत के साथ युद्ध किया, ये सब किया, जितनी भी घटनाएं हुई सब किया उन्होंने, सारे भाव से वो मुक्त हुए। लेकिन उनके मन में, ऐसा कहते हैं, ऐसा मैंने सुना है, उसकी सच्चाई के बारे में अपन अलग से देखेंगे, लेकिन उस सूत्र को पकड़ते हैं जो इस घटना से हमें समझ में आएगा कि उनके मन में एक भाव रहा कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन अभी भी मेरे ऊपर भरत के उपकार है। मैं भरत के प्रति, कुछ मेरी उधारी है, यानी मैं भरत की राज्य में उसकी भूमि पर खड़ा होकर के साधना कर रहा हूँ। और ये जो भाव है, वो उनके मन में गहराई से बैठ गया और वो निकला नहीं। मैं मैं अभी भी उसका ऋणी हूँ। अभी भी मैं उसका, मतलब उसके प्रति मेरा कुछ देना, मेरे कुछ अकाउंट बाकी है। समथिंग इज स्टोर्ड इनसाइड। तो इस घटना के बारे में और थोड़ी सी विस्तार है, लेकिन मैं सार संक्षेप में इतनी सी बात कहना चाहूंगा कि उनके मन में ये जो छोटा सा भाव है, ये जो रह गया, उसकी वजह से वो अपनी साधना में मुक्त नहीं हो पा रहे थे। वो बार बार उनको मेमोरी में रिमाइंडर आ रहा था। और जब तक हमें इसी तरह का कोई भी रिमाइंडर रहेगा, तो हम पूरी तरह से अपने रूप में नहीं आ पाएंगे, मुक्त नहीं। फिर बाद में ऐसा कहा जाता है कि ऐसी घटनाएं हुई जिसमें ये संदेश भरत तक पहुंचा
कि बाहुबली की इतनी कठोर साधना चल रही है तुम्हारे भाई की, लेकिन उनके मन में ये भाव है जो उनको इस साधना में रोके हुए है। तो भरत उनके पास गए, उनको माफी मांगी, उनसे विनम्र आग्रह किया कि हे बाहुबली, ये भूमि मेरी नहीं है, न तेरी है न मेरी है, ये तो उस नियंता के दी हुई है, हम तो सिर्फ एक साधक हैं। और मेरी तरफ से मैं मतलब उसको जो भाव उन्होंने व्यक्त किए कि तुम्हें इस भाव में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरा कोई उपकार नहीं है, तो मेरी तरफ से मैं कोई तरह का द्वेष विद्वेष कुछ नहीं रख रहा हूँ। और इस तरह की बातों से बाहुबली को उन्होंने अपने इस भाव से मुक्त किया। और कहते हैं कि उसके बाद बाहुबली सिद्ध हो गए। इस घटना से इस मैं यह भाव आपके सामने लाना चाह रहा हूँ कि क्षमा भाव का भीतर तक स्थापित हो जाने का टेस्ट यही है कि हमें उसका अंश मात्र भी हमें विचलित ना करे, याद ना आए, हमारा ब्लड प्रेशर ना बढ़ाए, हमारे रक्त की गति को प्रभावित ना करे, हमारी सांस की गति को प्रभावित ना करे, हमारी कहना चाहिए किसी भी संवेदना को, किसी भी हमारे भीतर की संवेदना को विचलित ना करे, हमारे भीतर की शांति पूरी तरह से बनी रहे। यही हमारा क्षमा भाव का टेस्ट है। तो आपको अगर ऐसा कहीं लगता है अपने मेमोरी में कि कहीं कहीं कोई घटना याद आती है और उसका रेफरेंस आता है कि वो उचित है अनुचित है, तो उस पर हमें काम करने की आवश्यकता है। ओके। 100% के लिए हमें जरूरी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एनीवन एल्स? एनी रिफ्लेक्शंस आर आल्सो वेलकम। मैं समझता हूँ कि आप में बहुत सारे लोगों ने, अधिकांश लोगों ने फॉरगिवनेस पे बहुत बार बातें सुनी होगी। अपना उसके प्रति कोई भी आपकी शेयरिंग हो, उससे रिलेटेड कोई टेस्ट हो आपका, तो वो भी आप बता सकते हैं। वेलकम। किसी ने हैंड रेज किया था? शैला जी, आपने किया था? सर मेरा है। जी बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ। सर जैसे आप अभी एक्सप्लेन कर रहे थे कि जब आप के अंदर मतलब किसी के लिए नेगेटिव फीलिंग रहती है, तो ये चीज जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे थे ना कि सांसें आपकी, आप जब उस मोमेंट को याद करते हैं तो आपकी आपका मतलब बॉडी स्ट्रक्चर, अंदर का फीलिंग सब कुछ चेंज हो जाता है। कभी कभी होता है कि हाँ माफ कर दिया सब, पर कभी कोई सिचुएशन आती है फिर वो याद आता है, फिर वो चीजें ना पूरा बॉडी उस तरह से उस चीज को फील करता है। ये चीज तो ये मतलब क्या प्रैक्टिस करेगी निकले इससे? हम्म, इंटरेस्टिंग एक्चुअली। मतलब पहला मतलब प्रैक्टिस माफ तो भी ये है करते कि हैं कि मुंह से तो ठीक है, याद नहीं करते, ठीक है जो किया अच्छा किया, मतलब अच्छा भी बोलते हैं उनके लिए, ठीक है हमसे हम हमारी तरफ से बहुत मिस्टेक होगी, हम दूसरे को समझ में मतलब इस तरह से भी सब है। बट ये है कि फिर कभी कोई सिचुएशन, अभी ये है ऐसे कोई चीज तो भूल नहीं सकता आदमी, कभी कहीं गए किसी ने कोई बात छेड़ी या कभी उन आदमी का मुंह जिक्र हुआ, तो होता है ना कि अच्छी बातें तो हैं उनकी जो थोड़ी नेगेटिव भी है, वो भी पॉजिटिव तो आदमी जल्दी याद ही नहीं करता, नेगेटिव तुरंत हिट कर जाती है कि अच्छा। तो उस निकलने का मतलब कैसे करे, मतलब उसको प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से? ये बातें हैं। पहला एक तो जैसे बहुत सारे आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, अपने पीएमसी पीएसएसएम के चैनल्स पे बहुत सारे स्पीकर्स के आपको डिस्कोर्सेज मिलेंगे जो फॉरगिवनेस की बात करते हैं, फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस कराते हैं। दो तीन बातों को दो तीन भागों में उसको विभाजित कर देते हैं उन बातों को। एक भाग तो ये है कि हम ये समझ पाए कि फॉरगिवनेस है क्या, व्हाट इज इट। ओके। दूसरा, करेंगे तो हमें क्या फायदा होगा, नहीं करेंगे तो हमें क्या नुकसान होगा, इसको समझे। और चौथा होता है एक प्रतिक्रमण बोलते हैं हम उसको, यानी रिफ्लेक्ट अपॉन द थिंग, रिफ्लेक्ट करें
और फिर हमारे भाव में लाए। मैं एक और घटना आपको सुनाता हूँ, जो मैंने इसी कोर्स को जब मैंने 4 साल पहले किया था, 4-5 साल पहले किया, तो वो घटना मैंने शेयर करी थी। बहुत ही गंभीर घटना है, और मेरे साथ ही हुई थी। इट्स सो पर्सनल, आई एम शेयरिंग विथ यू, सो आई होप यू विल कीप इट अप टू यू एंड अंडरस्टैंड मी। आई आई सर्व्ड इन दी गवर्नमेंट, और भारत जो इंडिया की जो टॉप मोस्ट सर्विसेज होती है, उसमें 3 सर्विसेज ऐसी हैं जिनको ऑल इंडिया सर्विस कहा जाता है: आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस। ऑल थ्री आर पैरेलल, और जो इनकी हाईएस्ट पोजीशन के आसपास पहुंचता है, दे आर दी हाईएस्ट पेड गवर्नमेंट ऑफिसर्स इन इंडिया, एंड आई वाज वन अमंग देम। मैं आई एम फ्रॉम इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, और मैं बहुत सीनियर पोजीशन पे पहुंच चुका था। अपने मकान में जयपुर में रहता था। जयपुर में भी मैंने एक ध्यान केंद्र बना रखा है, और वहीं पर मैं रहता था। मेरे साथ एक परिवार ऐसा आया जिसको मैंने हाउस कीपिंग के लिए रखा हुआ था। उनके कार्य प्रणाली में, कुछ व्यवहार में ऐसा रहा कि वो काम ठीक से नहीं कर रहे थे, और काफी सारी चीजें थी। तो मैंने उनको कहा भी अब आप खाली कर दो, मुझे दूसरा रखना है। अब उनका जो भी रूटीन डिस्टर्ब हुआ, तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे खाली करते हैं, हम अपने गांव से आए थे, हम तो वहां से पूरे डिस्टर्ब हो गए, हमारी तो जीवनचर्या बिगड़ जाएगी, ये होगा सब होगा। तो उन्होंने कुछ कुछ आरोप लगाए, और कुछ ऐसे आरोप लगाए जिनमें कोई सत्यता नहीं थी। उस परिवार में जो महिला थी, महिलाएं जिस तरह से कर सकती है उस तरह से उन्होंने करने का प्रयास किया, और कुछ पैसे का डिमांड किया। वो इसलिए कर रहे थे कि उन वो जो डिस्प्लेस हुए अपने मूल गांव से और यहाँ आए, इस अपेक्षा में कि वो अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे और उनको रहने की जगह मिलेगी वगैरह वगैरह, उसके बदले में वो कुछ काम करेंगे। तो उनके मन में ऐसा भाव आया कि हमारा तो पूरा डिस्टर्ब हो गया, अब हम कहाँ जाएं, वहां से भी छोड़ा है। तो उनकी परिस्थिति ये थी। मैं पहले से ही उनके प्रति सद्भावना आपके मन में भी व्यक्त कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने जो मेरे ऊपर आरोप लगाया, वो मेरे लिए बड़ा था। और उस समय मेरे साथ जो कई सारे ध्यानी लोग वर्कशॉप्स में आया करते थे, मैंने उनकी मदद ली, उनको बुलाया, और मैंने कहा भाई इनसे बात करें, कैसे करें। और आप उस परिस्थिति में क्या होता है कि आप कितने ही बड़े अफसर हो, अगर ये एक बार ये आरोप है, तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो मेरे कुछ मित्रों ने बातचीत करी उनसे, और फिर निगोशिएट किया, मुझे कुछ पैसा देना पड़ा उनको। और मित्रों ने समझाया कि इसमें ज्यादा लफड़े में ना पड़ो, ना ईगो ईगो एक तरफ छोड़ो, आप अफसर रहे होंगे अपनी जगह, ये सत्य असत्य की बातें को छोड़ो, और आप तो इससे बाहर निकलो, नहीं तो आपका जो स्थिति अगर एक दिन के लिए भी हो गई, तो आप जो अभी सोच रहे हो उससे कई कई गुना आपको नुकसान देगी। और मेरा एक मित्र तो इतना हितकारी था, इतना सहृदय था, कि उसने जो भी उन्होंने बताया, मीडिएटर लेके जो भी छोटा मोटा कॉम्प्रोमाइज करके उसने यस कर दिया कि यस वी विल गिव दिस मनी, और आप इसको उनको निकाल खाली। ही फ्रॉम माई साइड विदाउट टेकिंग माई कंसेंट, उसने उनको कमिट कर दिया। फिर मुझे देना पड़ा, फिर वो एग्रीमेंट साइन हुआ, फिर उन्होंने खाली किया वगैरह वगैरह, जो भी हुआ उससे मुक्ति हुई। मैं उनको कई कई महीनों तक माफ नहीं कर पाया। मेरे अंदर एक भाव आता था कि मैं इतनी बड़ी पोजीशन पर हूँ, मैं सरकार के किसी भी ऑफिसर को अगर जाके कुछ बोलूं, तो वो मेरी सुनेगा। ऐसे बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स हैं, बहुत सारे लिंक्स हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद मुझे ये करना पड़ा। और उस मित्र के प्रति, उनके प्रति और उस मित्र के प्रति जिसने मेरी ओर से, उसने अपना अधिकार समझ के ही जस्ट इम्प्लीमेंटेड द प्रोसेस, कि बोला हम ठीक है, हम ये दे देंगे। तो मुझे दोनों के प्रति ऐसा भाव आया। उस मित्र के प्रति ये भाव आया कि यार तुम कम से कम, मुझे ऐसा लग रहा, मुझे नीचा दिखा दिया, मुझसे पूछ लेते, कम से कम उनको रियलाइज करा देते कि भाई तुम गलत हो, तुम्हारा व्यवहार गलत है। और जिस मीडिएटर की हेल्प ली, किसी उनके कॉन्टेक्ट की, उनको रियलाइज करा देते, वो मीडिएटर ही बोल देता है कि नहीं आप सही हो, लेकिन हम से आपको मुक्ति चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मुझे उनके प्रति बहुत, मतलब ऐसा भाव रहा, और मैं महीनों तक उससे नहीं उबर पाया। अब हमारी आध्यात्मिक यात्रा में क्या होता है कि बीच बीच में हमारे रिफ्लेक्शंस आते हैं, तो हम सोचते हैं कि जीवन हमको कुछ सिखा रहा होगा,
ईश्वर हमें कुछ सिखाना चाह रहा होगा हमारे जीवन में, पहले कि मैंने कुछ ऐसे काम किए होंगे जिनके लिए मुझे ये लेसन सीखना बाकी है, कि मैं ऐसी परिस्थिति में भी अपने आप को कैसे निर्मल रख पाऊं, ऐसी परिस्थिति में भी अपने आप को सजा न दूं। मैं सजा किसको दे रहा था? वो तो पैसे लेके गए, हम्म। मैं कितना ही मन से बोलूं कि वो गलत थे, उनका बुरा हो, उनका ये हो, सब कुछ करूं तो भी मन तो अंदर से ही विचलित हो रहा है ना। तो सजा तो मुझे ही मिल रही है, किसी और को नहीं मिल रही है। और को मिल भी रही है तो वो मिले ना मिले, मुझे कंसर्न ये होना चाहिए कि मैं अपने आप को क्यों सजा दे रहा हूँ। वाई आई एम पनिशिंग माई सेल्फ वेन आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग। तो मैं कर क्या रहा हूँ? मैं केवल अपने आप को ही सजा दे रहा हूँ। दूसरे के प्रति तो कुछ, दूसरा का बुरा तो कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सजा अपने आप को ही दे रहा हूँ। तो ये रिफ्लेक्शंस आते हैं। फिर बीच में एक बार मेरे को भाव आया, मैं उस मित्र के पास गया, आप जो भी आपने किया अच्छा किया। और मेरे मन में तो विचार करने से ये आता है कि भगवान उनका भला करे, उनको ये जो भी राशि मिले उनके अच्छे के लिए काम आए, और वो जो भी किया है उन्होंने किया है, लेकिन उनका जीवन अच्छा हो। इस तरह के भाव, तो जब जब हम इस तरह के भाव करते हैं तो हम खाली होने लगते हैं। अप डाउन आएंगे, मेरे को भी आए, बहुत समय लगा। आध्यात्मिक यात्रा में होने के बावजूद, आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस करने के बावजूद, तो ये एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, रिफ्लेक्शन, नॉन रिफ्लेक्शन, ये सारी प्रक्रिया हमको करनी चाहिए। आ, हम कभी कभी इसके बारे में एक प्रतिक्रमण का भी प्रैक्टिस करते हैं, तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं। सो दिस इज नॉट मेयरली एन इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज, ये एक बंडल ऑफ थिंग्स है जो हमें करनी पड़ेगी। एक हमें पहले तो यही समझना पड़ेगा कि क्षमा करना जो है वो अपने ऊपर है, दूसरे के ऊपर नहीं है। दूसरे का व्यवहार कैसा भी हो, उसका रिजल्टेंट जो भी फीलिंग हमारे अंदर है, उस फीलिंग से हमें बाहर, पहला तो ये समझने की चीज है। दूसरा है कि हमें किसी तरह से अपने व्यवहार को या उस व्यवहार को जस्टिफाई नहीं करना है। एक और टूल मैं आपको देता हूँ, थोड़ा लंबा तो नहीं हो रहा है। एक बहुत ही बढ़िया टूल है, इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल टूल, जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल पर्सपेक्टिव। उसका हिंदी में नाम याद करना चाह रहा हूँ मैं अभी। मेरे को याद आएगा तो मैं बोलूंगा कि हम दूसरों के, हमारे साथ जो भी व्यवहार करने वाला है, हम उसके पर्सपेक्टिव को भी रेस्पेक्ट उसके करें, नजरिए को। उसके नजरिए से देखें। हम कहते हैं ना कि उसके जूतों में पांव रख के देखें कि वो जूता काट रहा है या कंफर्टेबल है। उसके जूते में जब पांव देखेंगे तब हमें आ, वो ध्यान आएगा। उसी ये हाँ। बहुआयामी, एक और वर्ड है इसका, बहुत अच्छा वर्ड है, मैं अभी याद करता हूँ। तो दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझना, किस तरह से समझना? एक हम स्कूल कॉलेजेस में एक्सरसाइज करी होगी या किसी क्लास में, कि एक टेबल पे बैठ गए हम, एक को दूसरी तरफ बैठाया, एक को दूसरी तरफ, दोनों आमने सामने बैठे हैं, और बीच में एक सिंपल सा अंक लिखा 3, 3, और हिंदी का लेटर लिखा हमने 3। और वो भी हिंदी की क्लास में, जो तीसरी क्लास में था। उसको टीचर ने पूछा, बेटा क्या देख रहे हो? ये बोला 6 लिखा हुआ है। इधर वाले को पूछा कि क्या लिखा हुआ है, कि 3 दिख रहा है। अब बताइए कौन गलत है? दोनों सही है। जो 6 की तरफ से दिख रहा है उसको 6 ठीक दिख रहा है, जो जो 3 की तरफ से दिख रहा है उसको 3 ठीक दिख रहा है। जो मैं व्यवहार कर रहा हूँ वो मेरे को ठीक दिख रहा है, जो वो व्यवहार कर रहा है उसको ठीक दिख रहा है। एक ऐसी कम्युनिटी है जो हमारे राजस्थान में है, और भी जगह होंगी इस तरह की, जो उनकी परंपरागत रूप से वो चोरी करने को उनका धर्म मानते हैं। वो अपने देवी देवता के पास जाते हैं, अर्पण करते हैं, और बोलते हैं कि हे देव, मेरे को आज चोरी में सफल कर, मैं आके वापस आपके कुछ अर्पण करूंगा।
बोला हम ऐसा भी नियम ले लेते हैं कि आज अगर चोरी नहीं किया तो मैं खाना भी नहीं खाऊंगा। अब वो उनका पर्सपेक्टिव है, उनकी सोच है, उसके अंदर उसकी कोई गिल्ट नहीं है, उसको वो गलत नहीं मानते हैं, लेकिन हम तो गलत मानते हैं। चोरी करना सार्वजनिक रूप से सभी संप्रदायों में, सभी धर्मों में, इस पूरे संसार में गलत चीज है। किसी की पर वस्तु को लेना बिना उसके अनुमति के, उसको दिल दुखा के, ये तो बहुत गलत चीज है, ऐसा हम मानते हैं। हमारा पर्सपेक्टिव भी सही है, उसका पर्सपेक्टिव भी सही है। अब हम कहना ये चाह रहे हैं कि उसके पर्सपेक्टिव का हमें रिस्पेक्ट करना है, कि वो ऐसा सोच रहा है कि वो उसके लिए सही है। बस इतना सा हमें उसकी बात का सम्मान करना है। उसने व्यवहार उसकी उचित मानने की प्रक्रिया के आधार पर किया है। हम उसका जजमेंट अपने नजरिए से कर रहे हैं। तो हमें क्या डेवलप करना है कि वी हैव टू रेस्पेक्ट द अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव, और उसके लिए उसके नजरिए को अपने नजरिए से गलत और सही आंकने के बजाय उसको ये तुम्हारे नजरिए से तुम ठीक हो। और इसी आधार पे बहुत सारे लोगों ने, एक फेमस नन है जो कहाँ उड़ीसा में थी या कहीं कोलकाता के आसपास की बात है, उसके बेटे को मर्डर किया या उसके साथ रेप किया या पता नहीं ऐसी कोई बड़ी सी घटना हुई, और उसने कहा मैंने इसको माफ किया। ऐसे लोग जो दूसरे के नजरिए को रेस्पेक्ट कर पाते हैं, वो अपने आप को माफ करते हैं। वो उसको तो करे ना करे, अपने आप को माफ करते हैं। सो देर आर सेवरल टूल्स लाइक दिस, जिसको मैंने, ये जो शब्द अभी याद आया मुझे, अनेकांतवाद। सो देर आर मल्टीपल व्यूज अबाउट एनीथिंग। मैंने तो दो ही व्यूज बताए हैं, हर चीज के बारे में अलग अलग व्यूज होते हैं। तो बस उनका रेस्पेक्ट करना है, उनके प्रति हमारे मन में कोई भाव नहीं आए तो हम, सो दीज आर दी प्रैक्टिसेस, है ना। प्रतिक्रमण करना, रिफ्लेक्ट करना, बैठना, अपने अंदर रिफ्लेक्ट करना, ये अनेकांत पर्सपेक्टिव को याद करना, मेडिटेशन करना, निर्मल होना, बस यही करते 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 हमें हासिल करना है वो स्थिति, तभी हम हो पाएंगे। अच्छा, मैं ये भी कहूंगा कि आप ये कहेंगे कि भी हम तो मेडिटेशन करके और उपलब्ध हो जाएंगे। अगर मिलारेपा भी उपलब्ध हुआ है तो उसने सबके प्रति वही क्षमा भाव लाया है, वो क्षमा भाव उसके अंदर घटित हुई है। बाहुबली भी मुक्त हुए तो उनके अंदर भी वही क्षमा भाव आया है। सम्राट अशोक भी अगर मुक्त हुए हम्म। या उन्होंने साधना में आगे बढ़े तो इसी भाव से आया, राम था भी उसी भाव से आया। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो आधारभूत चीज है, इस मनोभाव शुद्धि साधना को मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें हमारे यंग जनरेशन या जो विवेकशील प्राणी है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचते हैं, लॉजिकल थिंकिंग वाले लोग हैं, जिनमें सरेंडर आस्था नहीं है, वो भी लोग इस प्रक्रिया को समझ करके और उसी ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं जो हम रामकृष्ण स्वामी रामकृष्ण ने भक्ति मोड से प्राप्त की है। सभी मार्गों से हम वहां पे पहुंच सकते हैं। और क्योंकि हम सांसारिक जीवन में इस पक्ष वाले लोग ज्यादा होंगे, ऐसा मेरा एनालिसिस है, ऐसे लोग ज्यादा होंगे जो हमारे सांसारिक तार्किक जीवन से इस भाव तक नहीं पहुंच पाते। जो भक्ति में जो समर्पण है, वो समर्पण घटित हो जाए तो वो भी मार्ग बहुत अच्छा है। इस मार्ग की दूसरी विशेषता ये है कि हम कभी किसी हायर सेल्फ की, मेटाफिजिकल नॉलेज की, किसी की बात नहीं करते। भगवान बुद्ध ने तो मेटाफिजिकल टॉपिक्स पे कभी आंसर ही नहीं किया। ऐसा कहते हैं कि मेटाफिजिकल बातों को उन्होंने कोई महत्व नहीं दिया। जो पराभौतिक है, मेरे हिसाब से उनका शायद पर्सपेक्टिव ये रहा होगा कि जो पराभौतिक चीजें हैं वो आपको आज समझाने से कोई मतलब नहीं है। हम जब हमारी साधना की शुरुआत में हैं, हम साधना की प्रैक्टिस में हैं,
और हम उन बातों को याद करें जो पराभौतिक अनुभव में किसी स्टेज पर आएगी। वो जब आएगी तभी हमारे लिए वो सत्य बनेगी, उसको बिना जाने। तो इसलिए मैं उसके प्रति कोई ऐसी बात नहीं कहना चाह रहा हूँ जो कि भाई वो नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये भी एक प्रक्रिया है जो मनोभाव शुद्धि के ऊपर आधारित है, और इन मात्र फाउंडेशनल शुद्धि से हम वह प्राप्त कर सकते हैं। और ये प्रक्रिया में वो सारी बातें समाहित है। बस जिस विज्ञ पुरुष ने ये दिया है, जिस संत ने, जिस सिद्ध पुरुष ने ये प्रक्रिया बनाई है, उन्होंने इतनी आसान, इतनी स्टेप वाइज और इतनी सिंपल बनाई है कि एनीबडी कैन डू इट। एवरीबडी, एनी लॉजिकल पर्सन कैन डू। बस इसको समझना है और प्रैक्टिस करना है। इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट कैन बी अंडरस्टूड इवन एट बिहेवियरल लेवल, हमारे व्यवहारिक जगत में समझ करके इम्प्लीमेंट की जा सकती है। यही मेरा विनम्र आग्रह है। रेणु जी, कुछ शायद उत्तर मिले हो। नहीं, समझ में आया सर बहुत। जैसे आप सब आपने बताया, हाँ, जब तक हम उसको करेंगे नहीं, उसको प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, और तब तक नहीं होगा। और फिर जो आपने उदाहरण दिए अशोक का और सबका, तो सच बात है, वो जब हम धीरे धीरे करते हैं, अब वो लोग इतने बड़े थे, उन्होंने इतना बड़ा बड़ा किया लेवल पे, तब वो लोग जब निकल चुके हैं, तो हम लोग तो इतनी छोटी छोटी बातें हमारे पास, तो उतने बड़े का हमने किया ही नहीं, तो हम तो और जल्दी निकल सकते हैं। पर करने के ऊपर है कि आप प्रैक्टिस करेंगे। पर जैसे हम जिन लोगों के बीच में भी रहते हैं ना, जैसे हमने कभी किसी को माफ भी कर दिया ना, सब कहते हैं इतने आसानी से कैसे कर दिया, अरे तुम्हें समझ में नहीं आता, ऐसे नहीं होना चाहिए, तुम बहुत भोले हो। जैसे होता है ना कि अगर करना भी है, तो अगल बगल के लोग इस तरह से ना आपको कहेंगे कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, तुम इतनी आसानी से ऐसे कैसे कर सकते हो, उसने ऐसा किया, उसने गलत किया। मतलब आप अगर करना भी चाहे, तो अगल बगल वाले लोग आपको और अलग तरह से ये चीजें भी करते हैं सर, कि ऐसा नहीं, एक इतना ऐसा छोटी नहीं सी, हो सकता है। इस बिंदु पे एक छोटी सी चर्चा कर सकते हैं अपन, छोटी सी बात को समझ सकते हैं कि कभी कभी ऐसा भाव आएगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे उदाहरण देते हैं, मेरे पिछले यूट्यूब पे ऐसे कई उदाहरण पड़े हुए हैं जो लोगों ने इसी डिस्कोर्स के परिणाम स्वरूप दिए, कि बोला कोई पड़ोसी है मेरे यहाँ आके कब्जा कर रहा है, बिल्कुल लीगल नहीं है, ये है, मैं कैसे उसको माफ कर दूं, मैं कैसे उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं करूं, क्या मैं अपना घर ही छोड़ दूं, क्या करूं। सो दीज आर डीपर क्वेश्चंस कि अल्टीमेटली, मतलब कोई मेरा गला ही काट दे तो मैं क्या करूं, मतलब तो काटने से रोकूंगा तो सही। सो हाँ, कि दैट अपने इज को दैट बचाना दीज भी आर है। द क्वेश्चन, दीज आर क्वेश्चंस पीपल आस्क। तो इसको थोड़ा सा अपन ऐसे समझते हैं गहराई से कि हमें जो एक्शन करना है किसी गलत व्यवहार के प्रति, उसको अपने को सजा दिए बिना करना है। किसी को अतिक्रमण हमारी जमीन पर करने से रोकना है तो रोकिए, लेकिन कुंठित मत होइए। उसके प्रति भी भाव रखिए कि बेचारा गलत समझ के कर रहा है, मुझे करना तो पड़ रहा है। लेकिन आपके मन में उसके प्रति जैसे ही भाव आएंगे, क्षमा भाव का मतलब ये नहीं है कि वो मतलब आके और अतिक्रमण कर ही रहा है और आपके घर को तोड़ ही रहा है तो भी आप कुछ एक्शन ना ले। एक्शन जरूर ले सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को जो कुंठित कर रहे हैं उसके प्रति, आपका जो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आपकी जो सांसें तेज हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए। अपन देखते हैं ना पत्री सर, कई बार जो जो लोग आप पत्री सर के साथ रहे हैं, उनको कुछ छोटा सा गुस्सा, मतलब गुस्सा प्रदर्शित करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि उनको गुस्सा आता है, वो प्रदर्शित करते हैं। नहीं, ये नहीं करना। एक बार मैं बेंगलोर पिरामिड वैली में था और वो वहां पे थे, कोई बड़ा सा कार्यक्रम था। तो मैं किसी लाइन में भोजन के लिए लगा हुआ था, वो भोजन सर्विस कर रहे थे। तो उन्होंने तुरंत कहा कि नहीं, आप उधर जाओ। एक कोई अलग से कुछ मास्टर्स के लिए कुछ व्यवस्था थी, जिनको वो, उनकी भाषा में कहूंगा तो सीनियर मास्टर समझते थे। तो उन्होंने तुरंत कहा, मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं भी सबके जैसे सामान 1000 500 लोग लाइन में लगे हुए हैं, हम भी लगे हुए हैं, कोई बात नहीं। तो उन्होंने मेरे को एकदम से ऐसा गुस्सा किया, तो फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अब उनको नकार दूं।
तो मुझे जाना पड़ा। लेकिन उनके मन में कोई ऐसा ऐसा उनका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ रहा था, उनकी कोई सांस तेज नहीं हो रही थी। तो उसका उपयोग करना है जीवन में, इन चीजों का उपयोग करना है, अपने आप को कुंठित किए बिना, अपने आप को सजा दिए बिना बच्चे को समझाना है, बच्चे को डांटना है। जो नहीं समझ रहा है उसको डांटना है। जैसे एक बिजली के बटन में वो उंगली डाल रहा है, आप 4 बार बोल रहे हैं नहीं मान रहा है, बार बार कर रहा है, बच्चा है। अब आप उसको समझ के स्तर पे तो उतना नहीं समझा सकते कि वो करंट है। तो आप कोई टूल यूज कर सकते हैं व्यवहार के लिए, बट आपके मन में भाव है कि मेरे को तो उसको दिखाना अच्छा। ही है, कितना बेवकूफ बनना, तो मतलब ये वो सारी जो फीलिंग है वो नहीं आती है ना, बच्चे के प्रति नहीं आती है। तो वैसे ही आप हाँ। दूसरे के प्रति वैसा कर सकते हैं। तो व्यवहार जगत की कई सारी बातें हैं जो हमें समझनी है, बस अपने आप को सजा नहीं देंगे। धन्यवाद सर, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। थैंक यू। क्या हम एक और लेंगे? पद्मालय जी, नमस्कार। अच्छा, आपने फिर म्यूट किया आपको। आप म्यूट हो गए। आत्मवंदन सर। अभी आप आप वंदन जी, आ रही, आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही है, आ रही है। जी, आप कहाँ से नमस्कार बोल सर, रहे नमस्कार आत्मबंधन। सर मैं पद्मलया भारती, मैं नोएडा से हूँ। हैं? जी। सर मेरी एक क्वेश्चन है। एक्चुअली सर मैं लास्ट जनवरी से डिप्रेशन में कंटिन्यू कर रही हूँ। और वो डिप्रेशन इसी लेवल का था कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था, वो फिजिकली होने लगा, बॉडी में ट्रेमर्स आने लगा, हार्ट बीट बढ़ने लगा, ईसीजी में बढ़ के आई तो पता चला कि ये सीवियर एंजाइटी है। और सर इसके रीजन है मेरी पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स जो कि उड़ीसा में रहते थे, तो 2022 में वो बुजुर्ग हो गए थे। और मेरा एक भाई है और मैं एक सिस्टर, हम दोनों है। तो भैया भाभी दूर रहते हैं, उनको केयर नहीं करते हैं जैसे आजकल के बच्चे होते हैं, बुजुर्ग पेरेंट्स की ध्यान नहीं रखते हैं, तो ऐसे है। तो जब मुझे लगा कि नहीं, अभी बहुत दिन से लग रहा था पेरेंट्स की केयर की जरूरत है, लेकिन मेरी पेरेंट्स के मन में थोड़ा बेटे को लेकर डर भी था। तो वो कहीं आना भी ऐसे नहीं चाहते थे। जब मैंने देखा कि हालत बहुत खराब हुआ, मैं मेरे पास ले आई। तो नवंबर अगस्त में, एंड ऑफ अगस्त में मैं ले आई 2022 में। और नवंबर में अचानक पता चला मम्मी को 4th स्टेज कैंसर है यूरिनरी ब्लैडर में। तो सर उस टाइम मैंने भाई की हेल्प चाहा, थोड़ा सा मोरल सपोर्ट चाहा, तो उन्होंने माना नहीं। और ऐसे ही बोला कि झूठी बोले, मतलब वो है थोड़ा बहुत परेशान किया। और उसके बाद मैंने, मेरे पेरेंट्स चाहे फिर उड़ीसा रिटर्न करने को, दिसंबर में यहाँ ठंडा हो जाता है। तो मैंने नवंबर में उनको लेके छोड़ के आई कि सर मेरा भी स्ट्रेस इतना लेवल कभी रहता था, मुझे पता नहीं चलता था। तो सर मुझे हाइटस हर्निया एक होता है, उसकी प्रॉब्लम थी मुझे, जो पता नहीं चल रहा था, पेन हो रहा था। मैं आई थी जस्ट 15 दिन के लिए यहाँ से मेडिसिन लेके, फिर रिटर्न करूंगी पेरेंट्स के पास क्योंकि उनकी केयर कर पाऊँ। मेरे मन में सिर्फ केयर करना था और रिस्पेक्ट था। अ, मतलब बहुत मैं करना चाहती थी। और डर भी था कि ऐसे कंडीशन में उनको कुछ प्रॉब्लम ना हो, जिसमें भाई ने ऑब्स्टैकल्स क्रिएट किया। और जब मैं आई थी उसी बीच आके पापा के साथ लड़ाई किया, तो पापा जी को हार्ट अटैक हुआ। तो उन्होंने हम्म। लड़ाई करके चले गए, वो उड़ीसा की कटक में रहते हैं। तो हम्म। हमारे पड़ोसियों में एक बच्चा है, वो हेल्प करता था मेरी पेरेंट्स की। तो उन्होंने लेके हॉस्पिटल गया, तो उसके नाम पे भी झूठा एलिगेशन लगाया कि इन्होंने मेरे पेरेंट्स से पैसा चोरी कर लिया, ये कर लिया। तो लेकिन वो बच्चा दोनों बच्चे थे, एक ने तो हट गया, दूसरा थोड़ा हेल्प कर रहा था। तो पापा जी का हार्ट अटैक में डेथ हो गया।
जब वो हॉस्पिटलाइज थे तो मैं यहाँ हॉस्पिटल गई थी कि मेडिसिन लेके मैं जल्दी चली जाऊं उनके पास। तो मैं हॉस्पिटल से निकल रही हूँ डॉक्टर को दिखा के, तो मैंने मेडिसिन भी नहीं लिया हूँ, गेट गेट पे हूँ तो मैसेज फोन आया कि पापा जी चले गए। तो उसे मैं भी हम्म। परेशान किया, मैं गई तो मदर को उन्होंने साथ में ले गए, बस क्रियाकर्म करने के लिए जहाँ घर है वहां नहीं किए, उनको एक पापा ने घर खरीद के कटक में दिए हैं तो उन्होंने किया है। और मैं जब गई तो मेरे साथ कुछ ऐसे ही किया मिसबिहेव, तो हमको अच्छा ही नहीं लगा। मेरी ओनली डॉटर है जो मैंने नोएडा में छोड़ के, मेरे हस्बैंड और मैं दोनों गए थे, तो मुझे रिटर्न करना पड़ा क्योंकि डॉटर मेरी इतनी बड़ी नहीं थी, जस्ट 10th में थी, तो अकेली घर में, तो मुझे रिटर्न करना पड़ा। तो मैं रहना चाहती थी, हस्बैंड आ जाते, लेकिन उनके बिहेवियर ऐसा था तो मुझे अंदर से एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए हम्म। मैं आई। और सर उसके बाद, सॉरी मेरा थोड़ा लंबा हो रहा है, तो उसके बाद हाँ हाँ, कोई मेरी नहीं। मदर को पापा की 13वीं के बाद उन्होंने पुश्तैनी घर में ऐसा कंडीशन में छोड़ के चले गए, उनके मोबाइल से सारा नंबर डिलीट कर दिया, इवन मेरा भी, और सारे नंबर्स ब्लॉक कर दिया ताकि वो किसी को कांटेक्ट ना कर पाए। जब हम्म। पड़ोसियों ने फिर मुझे कॉल किया तो फिर अ, मतलब मैंने फिर गई उनकी, तो उन्होंने पापा जी की, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे पापा जी, उनके अकाउंट के ऊपर कुछ नोटिस भेज दिया जो मम्मी को पेंशन नहीं मिल पाई। फिर मैंने जाके वो सब कराया, लेकिन मैं चाहती थी वहां रहूं, तो लेकिन भैया नहीं चाहते थे कि मैं वहां रहूं मम्मी के साथ। हम्म। तो ऐसे ही धमकाया कि मुझे, और वो जो लड़का हेल्प कर रहा था कि हमको हार्म पहुंचाएंगे, हमारे लाइफ को मतलब पेट्रोल डाल देंगे, ये कर, हम बहुत डर गए थे। तो ऐसे कंडीशन में मैंने ना मम्मी के पास रह पाई, ना मैं मम्मी को ला पाई। और जब मेरे हाइटस हार्निया की सर्जरी हुई थी तो मैंने हस्बैंड को बोला कि अभी मम्मी को मत बताना। तो मैं आध्यात्मिक लाइन में तो जुड़ी हुई हूँ, ध्यान करती थी, लेकिन मेरी ध्यान नहीं लगी उस टाइम। तो 6-7 दिन बाद, मेरे हस्बैंड भी बहुत सिंपल है, उन्होंने कहा नहीं उनकी हालत अभी खराब है, तबीयत ऐसे है, तो बस मैं उनके लिए भगवान को प्रे कर रही थी कैसे मैं ठीक हो जाऊं और जितना जल्दी उनके पास में जा सकूं। और उसी बीच मम्मी चले गए। तो वो जो हम्म। लड़का हेल्प करता था, तो वो रात को मम्मी के पास नहीं सोता था, दिन में तो हेल्प कर लेता था, रात को उनको लग रहा था कि घर में सोऊंगा तो भैया उनको बोल दे कि कहीं चोरी करके मेरी मम्मी को मार के ले गया कुछ। और मैं यहाँ नहीं ले पाई क्योंकि पापा जी को जो ले आई थी, तो उन्होंने मेरे ऊपर भी लगा दिया कि मेरे पापा ठीक थे, मम्मी ठीक थे, तो बहन ने लेके उनको ऐसे ही कंडीशन कर दिया, और मतलब उनको खाने को नहीं दिया, जो कि मतलब भगवान ही जाने 100 या 1000% झूठ है। मेरे मम्मी पापा मेरी जान ही थे क्योंकि मेरा और कोई है ही नहीं। उस चीज से मैं हम्म। निकल नहीं पा रही हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मम्मी अ, ऐसे कंडीशन में अकेले में जाए, तो ऐसे कैसे निकलूं मैं। आपकी बात पद्मालया जी मैं काफी गहराई से समझ रहा हूँ। और मैं चाह रहा था कि आप पूरी तरह से एक्सप्रेस करें। बहुत अच्छी बात है आपने बोला। और आपको मैं एक और सर विनम्र से आग्रह एक करूंगा। बात वहां पे हम्म। थी, मेरा सर ऐसा मन कर रहा था मैं छोड़ के चली जाऊं मम्मी के पास, लेकिन मेरा कंडीशन नहीं था। जैसे मैंने सुना मम्मी की तबीयत खराब हुई तो मेरी भी हालत बिगड़ने लगी। अब मैं कंफ्यूज हो रही थी कि अगर मैं जाऊं, अगर मेरा वहां कुछ हो गया, मैं भी, अगर मेरी हेल्थ बिगड़ी, वहां मेरा केयर करने के लिए कोई नहीं है, तो कौन सा ड्यूटी पहला है। एक मैं मदर हूँ, एक वाइफ हूँ, एक डॉटर हूँ। बाहर लोगों को पूछा तो सबने बोला नहीं, तुम्हारा मतलब बेटी के लिए भी ड्यूटी है क्योंकि वो छोटी है। तो अब मैं बहुत कंफ्यूज हूँ इसको लेके, और इसलिए जी। मैं क्या करूँ, क्या करूँ, क्या सही क्या गलत, कितना उसी में समय हो गया फंसी हुई हूँ। मम्मी को कितना समय हो गया और मम्मी को सिर छोड़े? सर 2023 27 ओके। मई में, तो आसपास 2 साल से तो ऊपर हो गया। हम्म। जी सर। तो पद्मालया जी मैं आपसे बहुत
अ, भाव से आपसे मैं जुड़ रहा हूँ। आपकी बात को मैं काफी गहराई से समझ रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि हमारे सभी साथी भी आपकी परिस्थिति को समझ रहे हैं। आप फुली जस्टिफाइड हैं कि मतलब जो व्यवहार आपने जिस तरह से बताया है, निश्चित तौर पे मतलब ऐसा व्यवहार हुआ है जो बहुत मुश्किल से हम कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे, किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं है। और जो हमारे भाव स्तर पर जो हमारे को ठेस पहुंच रही है वो निश्चित तौर पे मतलब गहरी है। और बात तो समझ में आती है, कौन अपनी माँ और बाप को असहज छोड़ करके और होना चाहेंगे। आपके लिए एक तो आग्रह है कि आप इतने समय से हैं तो आप थोड़ा सा डीपर काउंसलिंग भी करें, और वो जरूरी है। और बहुत सारे काउंसलर्स अपने स्पिरिचुअल इस फील्ड में रहे, मैं किसी एक का तो नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे हैं। तो काउंसलिंग कोई कर पाए तो उनसे जरूर से आप परामर्श करें। एक तो ये बात है, जी क्योंकि हमारे पास क्या है कि अभी अगर बहुत जल्दी में इतना छोटे समय में तो अपन इस चीज को जवाब भी नहीं दे पाएंगे। आप चाहेंगे तो हम अपने व्यक्तिगत काउंसलिंग सेशंस अपन खुद मैं भी रख सकता हूँ और किसी के साथ भी अरेंज कर दूंगा। लेकिन हमारे को इस प्रक्रिया से निकलने के लिए अभी छोटे उत्तर देने से शायद ज्यादा लंबी बात बनेगी नहीं। मैं बहुत दो तीन संक्षिप्त सूत्र आपको अभी जस्ट टच कर रहा हूँ कि ईश्वर परीक्षा सबकी लेता है। आप मैं थोड़ा जैन परंपरा से हूँ तो मैं जैन लोगों के उदाहरण भी दे सकता हूँ कुछ। वो उन शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, उपसर्ग आता है, ऐसी बाधा आती है, ऐसा ऐसी बाधा हर साधक के जीवन में आती है। जो जितनी गहन साधना में जाता है उसको उतने ही कठोर तप से, उसको कठोर परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। आपको जैसे आप तुम सुनते ही हैं, कथाओं में सुनते हैं, सच्चाई कितनी होगी कि कोई ऋषि मुनि होते थे तो उनके सामने भी कोई स्वर्ग से आते हैं, कोई कहीं से आते हैं, तपस्या लेते हैं, कभी इंद्र बन के आता है, कभी ऐसी बहुत सारी कथाएं हम सुनते हैं। तो ये परीक्षाएं जीवन हमारे को देता है बहुत। जितनी बड़ी वो परीक्षा दे रहा है उतना ही बड़ा उसमें लेसन भी निहित होता है। जैसे मैंने अपना उदाहरण दिया तो मेरे को 6 महीने से भी ज्यादा लगे। मैं तो कहूंगा उसके बाद भी पूरी तरह से नहीं हुआ, और अगर आज भी मैं सोचूं तो शायद कोई अंश मात्र बचा हुआ है, आज भी सोचूं। लेकिन अब मेरा ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ रहा है, अब मेरी ब्रेथ नहीं बढ़ रही है, अब मेरी फीलिंग्स उतनी नहीं हो रही है। इस समय के साथ प्रैक्टिस करने से, आध्यात्मिक प्रक्रिया से होती है। तो अपने पास मार्ग क्या क्या है, उपाय क्या क्या है। पहले तो हमें उस ईश्वर का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। बाकी का तो अपन करे ना करे, लेकिन वो जो सृष्टि का जो चला रहा है, जो भी परिस्थितियां हमारे सामने पैदा कर रहा है, वो आपका टेस्ट ले रहा है। उस टेस्ट में आपको पास होना है, इसी जीवन में पास होना है। ये हमारा निर्णय है। हमको यही निर्णय करना है कि ये जितनी बड़ी परीक्षा ले रहा है उतनी बड़ी परीक्षा में मैं पास होंगी तो ही मेरा अगला कदम बढ़ेगा, तो ही मैं इस जीवन से अपने इस मुक्ति सर, भाव आना ही है ना। हम तो उससे पहले आध्यात्मिक यात्रा मुझे में है। जी सर, उससे पहले मुझे रोज मैक्सिमम सपना आता था कि मैं एग्जाम में बैठ रही हूँ और फेल हो रही हूँ। मेरी समझ नहीं आ जी रहा था कि ऐसी एज में क्यों मुझे ऐसा। मैक्सिमम मैं कम से कम 20-25 बार या उससे भी ज्यादा ये ड्रीम आई है। मैं एग्जाम में बैठ रही हूँ और मुझे कुछ आ नहीं रहा है। तो मेरी समझ नहीं आ रहा था कि क्यों ये ड्रीम आ रहा है रिपीटेडली। जी जी जी। तो ये सांकेतिक भाषा भी देखिए होती है। स्पिरिचुअल टेबलेट्स में भी कुछ ऐसे मास्टर्स होते हैं जो आपको इंडिविजुअल प्रैक्टिस कराते हैं। तो अभी क्या है कि बहुत संक्षिप्त उत्तर अभी इस चीज का देना बिल्कुल भी उचित भी नहीं होगा, और शायद रिलेवेंट भी नहीं होगा। लेकिन सिर्फ दो तीन सूत्र आज दे रहा हूँ। फिर अपन कभी इसको, ये जब सेशन अपना पूरा हो जाएगा तो आप समय दीजिएगा, हम बात करेंगे और भी सॉल्यूशंस इसके अपन निकालेंगे, और भी लोगों से बात करेंगे, और भी मास्टर्स से बात करेंगे। लेकिन हमको एक चीज का तो डिसीजन लेना ही है कि हमारी परीक्षा ली जा रही है, और उस परीक्षा का पास होने का परिणाम यही है कि हम समता में आ जाए। हर जीव की अपनी यात्रा थी,
उस जीव को अपनी यात्रा करनी थी, उस यात्रा से उसको निकलना है। तो हमें ये मार्ग में आना है, हमें इन उदाहरणों से सीखना है। मिलारेप्पा के साथ क्या नहीं हुआ, उसकी माँ के साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ, उसको सर्वेंट के जैसे रखा गया, उसके साथ सब कुछ किया गया, सारा कुछ छीन लिया गया। उसके पिताजी का जितना भी वैभव था, जितना था, वो सब, ऐसा व्यवहार जैसा आपको फील हो रहा है, वैसा ही उसको गंभीरता से काफी हद तक उसको भी फील हुआ। और उसके प्रति उसने जो किया, फिर उस सेकंड लेसन में गया, वो रिवेंज की स्टेज में है, उसके थ्रू गुजरा, तीसरे स्टेज में गया, जब वो साधुओं के पास, संतों के पास गया, फिर साधना में आया, अंत में उसने विजय पाई है। यही उदाहरण हमारे लिए जरूरी है। हमको विजय पानी है। जिस आत्मा को जहां जाना था वो गए, वो शरीर में आए, उन्होंने यात्रा करी, चले गए, उनकी यात्रा हुई, हमारी भी यात्रा हुई। हमें इसको अपने अंदर भर के तो नहीं रखना पड़ेगा ना, नहीं रख सकते। जी। तो अभी थोड़ा सा विनम्र आग्रह करूंगा कि अपन और बात करेंगे। 3 सूत्रों को आज याद करिए कि ये मेरी परीक्षा चल रही है, और इस परीक्षा में पास जी। होने का परिणाम इतना हिस्सा है कि मैं समता में आ, हर आत्मा, पिताजी की आत्मा, माता जी की आत्मा, आपके भाई की आत्मा, आपके परिवार वालों, उस बच्चे की आत्मा जिसने सेवा करी है, सब आत्माओं की अपनी यात्रा है। उन यात्राओं का हमें रेस्पेक्ट करना है। भी उन्हें इस जीवन में ये करना था, जाना था, हुआ, तो हमें बस एक तो रेस्पेक्ट का भाव लाना है और अपने ऊपर काम करना। और जितने हीलर्स को, जितनी स्टोरीज को आप सुनेंगे, जितना वो करेंगे, वहीं से हमको आगे मार्ग मिलेगा। और देखिए, ध्यान भी बहुत अच्छी चीज है जो हमें इस वक्त हमारे को सशक्त बनाता है। तो अभी तो मैं इतना सा ही आग्रह करूंगा, फिर ये विषय थोड़ा सा लंबा है, पर रास्ता यही है। अपने आप को माफ करना ही सबसे बड़ा रास्ता है। आप दूसरों को, जो भी हो रहा है, उनको हम कोई सजा तो नहीं दिला सकते शायद, और कुछ नहीं। जी। हम तो अपने आप पर ही काम करें। अपने आप को निर्मूल करना ही आपको अपने माता पिता को भी शांति देने वाला है। उनको भी शांति, जो भी इस जगत में जिस भी रूप में वो अपने को देख रहे हैं, उनको भी शांति जब ही मिलेगी कि जब आप शांत भाव से उनको दिखेंगे। यही आपकी दृढ़ता है उनके साथ। जी। चलिए, आप बताएं और कोई थैंक यू सर। आप, थैंक है यू ना? सो मच थैंक यू। सर। वी कैन कनेक्ट एनी टाइम लेटर, है ना? ठीक है, हम बिल्कुल कनेक्ट होंगे, बात करेंगे, और भी सॉल्यूशंस जी। पे बात करेंगे, है ना? जी। थैंक यू। और कोई साधक नमस्ते। अभी अगर कोई बात करना चाहे तो बताएं। ये किसका हाथ है? ये मनीषा जी, आप कुछ बोलना चाह रही थी? यस सर, यस, आत्मवंदन सर। वैसे मैं आपको। थैंक यू कहना चाहती थी कि आपने फिर वेलकम। से याद दिला दिया कि इसमें रहना, इस मनोभाव में रहना। शुद्धिकरण का पहला यही चरण है, मनोभाव की, हमारी मनोदशा की। तो जी, ये पहले सब भी अटेंड किया है क्या? हाँ सर, मैं इसमें कल अष्टांग योग लिया था, मैंने ही लिया था कल अच्छा अच्छा। परसों। जी जी जी। टीम के साथ जुड़ी हुई हूँ मैं। और बहुत नीतू बहुत। नीतू मास्टर भी हमारे दोस्त है, तो हाँ हाँ। उन्होंने बोला था कि आप जुड़िएगा जरूर। पर हम तो रोज करते हैं इसमें, पीएसएसएम डिवाइन सेंस जुड़ रहे हो तो। सर थैंक यू सो मच। इतना थैंक यू। विस्तार से एक ही टॉपिक पे इतने विस्तार से सभी आयामों से, सभी एंगल से आपने जो बताया। फॉरगिवनेस बहुत बड़ा भाव है, हम सब फॉरगिव जी कर देते। मैंने एक मास्टर से सुना था पहले, बहुत पहले, कि कोई गलत व्यवहार करता है तो समझो कि वो गलत नहीं, पर उसकी मनोदशा ऐसे गलत है, वो अंदर से कुछ जूझ रहा है, कुछ कहीं चल जी रहा है, तभी वो ऐसा कर रहा है। उसका भी कोई दोष नहीं। तो उसी एंगल से, करुणा से देखिए तो फिर फॉरगिवनेस आ जाता है। वो आ मैंने जाता सीखा था। सर आपने ये जी। बहुत अच्छा टॉपिक लिया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
चलिए मित्रों, कोई और जरूरी बात रह गई हो तो बताइए। ये सुहास सराफ कुछ कहना चाह रहे हो? वीडियो ओपन करिए, अनम्यूट करिए अगर। एक मिनट, सॉरी। एक वीडियो, हाँ। ये आपने आपने बहुत अच्छा बताया। आपने इतना बढ़िया सब्जेक्ट लिया। इससे कहाँ मैं से भी बोल गुजर। रहे हैं सर? ये मैं पुणे से बोल रहा हूँ सर। जी जी जी, वेलकम। और ये इतना बढ़िया सब्जेक्ट आपने लिया है, इतना बहुत ही सिस्टमेटिक जो डिजाइन आपका जो है। और ये इतना इतना आनंद आया कि इसमें से मैं भी गुजर चुका हूँ। मैं 73 ईयर्स हूँ। तो प्रोफेशनल लाइफ लाइफ में मेरे को भी, मैं केमिकल इंजीनियर हूँ। तो इसमें से ओके। मेरे को फैमिली रिलेशंस में भी इसमें जाना पड़ा। तो ये क्षमा भाव का मेरे को इतना फायदा हुआ कि मैं भी फिर, पहले तो मेरे को बहुत क्रोध आता था, कोई भी इनजस्टिस हुआ तो आई यूज्ड टू एजिटेट। तो मेरी वाइफ मेरे को बहुत समझाती थी। मैं जज का लड़का हूँ, बोले तुम जज के लड़के हो तो तुम इतना कोर्ट कचहरी का लफड़ा मत करो। जो भी घर में भी भाई के साथ कभी भाई बंद की हुआ, ये हुआ, तो बोले तुम आपस में प्यार से ही जो भी करने का है, भले अपना थोड़ा नुकसान हो जाए, दूसरे का नुकसान होना ही नहीं चाहिए। तो ये करके करके मेरे को इतना शांत होने लगा। फिर मैंने वो दादा भगवान फाउंडेशन अडालज है, दीपक भाई है। फिर अपने ये जो अपने कोटा, ये लेडीज का जो है ना परिवार से पूरा कोटा, इसमें राजस्थान में उनका भी ये हम्म। सो है। सो उनके सब माफी के जो है ना, माफी का कितना महत्व है। और बहुत सारे इसमें से विपश्यना में गया। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में इतना शक्ति है, फायदा है कि एक क्षमा भाव से मैं खुद शांत हो गया। मैंने दूसरों को भी शांत माफी दिया, खुद को भी। और ये अपना भी, बहुत अपने अपने ही कार्मिक जो संस्कार होते हैं, कार्मिक जो पहले जन्मों जन्म से चल रहे हैं, उसी के परिणाम आते हैं। ऐसा ऐसा मेरे को ध्यान में आने लगा। तो इससे मैं इतना मुक्त हो गया। और आपने इतना सिस्टमेटिक अभी जो समझाया सब, उससे वो कितना इन्हें एक एक इतना इतना साइंटिफिक नहीं था मेरा। बट अभी उतना डिटेल में जो समझाया आपने, उससे जो अच्छा आनंद आ रहा है। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपके माध्यम से और आप सबके माध्यम से मैं एक विनम्र आग्रह करना चाह रहा हूँ कि आज और मित्रों को बताइए। और ये जो साधना अपन कर रहे हैं, इसको हम अगर स्टेप बाय स्टेप थोड़ा दिन भर प्रैक्टिस करें, कंटेम्पलेट करें, विचार करें। मतलब बस ऐसा ना हो कि भी आज एक इंटेलेक्चुअल बात सुनी और फिर अपने चले, बात खत्म हुई और दूसरी, है ना, दूसरे जीवन में चले गए। थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें। और हम चाहते हैं कि हम अगले दिन जब मिलेंगे तो 5 मिनट अपने इस पे रिफ्लेक्ट करें। डेली हम रिफ्लेक्ट करेंगे कि हमने कल क्या सीखा था और अगला हम उसको कैसे आगे बढ़े। तो ताकि हम इसको गहराई तक ले जा पाए और अपने जीवन व्यवहार में लाए। और बार बार मैं रिपीट भी कर रहा हूँ सर कि ये जो बात है, जितनी भी प्रक्रिया है, इसमें कोई प्री कंडीशन नहीं है, कोई प्री नॉलेज की जरूरत नहीं है, किसी शास्त्र के ज्ञान की जरूरत नहीं है, किसी भी मतलब ऐसी चीज की आवश्यकता नहीं है जो हमें रोके, जो हमारी कोई प्री कंडीशन पैदा करे। इतनी सिंपल ये साधना है। मैं तो कह रहा हूँ कि ध्यान भी नहीं करना आता है तो भी कोई बात। इतनी सिंपल साधना, बस एक एक विषय को, सिंपल व्यवहारिक विषय को समझना और व्यवहार में लाना है। समझना गहराई से है। इस साधना को, इस प्रक्रिया को दूर मत माने कि, ऐसा नहीं माने कि डिफिकल्ट है। आसान सूत्र है। और भी लोगों को बताएं, अपने और से अधिक लोग इस साधना में आए, ऐसी मेरी प्रेरणा है। और हम एक समुदाय बने। ऐसे लोगों का ऑलरेडी समुदाय है जो मिलजुल करके ऐसा जीवन जी सके, आनंदमय जीवन, जिसके लिए बहुत कुछ आवश्यक नहीं है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मित्रों। चलिए कल फिर मिलते हैं, और इसी सुबह के समय पे, इसी गंभीर थैंक यू सो साधना के मच साथ। सर। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू, थैंक यू जिग्ना जी। Thank you जी। so much for staying all this time. So I take permission to leave. Thank you so जी सर। much. जी सर।